कि एक कलाकार जो होता है बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत ही मतलब उसके अंदर सारी भावनाएं होती हैं, सारे इमोशंस होते हैं, तभी वो कलाकार बन पाता है। अपनी कला में अगर सिद्धि कर ली है तो प्रसिद्धि तो अपने आप मिलेगी, तुम्हारे को खोजते हुए आएंगे लोग कि मुझे फिल्मों में काम करना है, पैसा कमाना, हीरो बनना, स्टार बनना है। तो बेटा ना तो स्टार बन पाओगे, ना ऐसे प्रोफेशन रख पाओगे, ये आपकी हॉबी भी नहीं रहेगा। जैसे एक मूवी कबीर सिंह है, कबीर सिंह में जो एक्ट्रेस है उसकी तो कोई साइड ही नहीं दिखाई, उसका कुछ लाइफ ही नहीं है। मेरे अंदर कुछ है तो मैं अपनी कला के जरिए आगे बढ़ूंगा ना, मैं उसके लिए समझौते नहीं करूंगा। मैं आपको बॉलीवुड माफिया के बारे में पूछा, क्या एक ऐसा एंटिटी एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में या एक हिंदी फिल्म? माफिया मतलब मैं समझा नहीं कुछ। डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें राजा क्यों चाहिए? राजा मतलब माने ऐसे करके माँ मैं सुनो उसे बुला दो, मेरे बच्चे को उसको बुला दो, मैं इससे मिल जाता हूँ, इतना टाइम नहीं है उसके बाद यहाँ लोग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच श्रीकांत सर फॉर बीइंग विद अस ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम एपी पॉडकास्ट। मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप हमारी लोकेशन पे आए, एंड आई रियली होप वी हैव अ वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आने से, और मैं भी थैंक यू कहूँगा, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। जी सर, अच्छा लग रहा है मुझे भी। जय थोड़ा माइक क्लोज कर ले। और मैं खुद कर लूँगा ये, आई थिंक ये सही रहेगा, है ना? हाँ, अब मुझे मानना पड़ेगा सर कि आपको हमसे ज़्यादा पता था एंगल्स और माइक के बारे में। नहीं असल में क्या है ना, मैंने माइक बहुत यूज़ किया, मैंने माइक से बहुत खेले हैं हम लोग। तो माइक शुरू में तो मुझे नहीं पता था कि माइक को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन जब स्टूडियोज़ में जा के, जब रेडियो प्लेज शायद आपने सुने होंगे, आकाशवाणी जो है वो, जैसे आप सीरियल्स देखते हैं ना, वैसे रेडियो पर भी सीरियल्स आते हैं। तो वो सीरियल्स सुने जाते हैं, वो देखे नहीं जाते हैं। तो उसको आप माइक से ही लोगों तक सारे विजुअल्स पहुंचाते हैं आप। तो वो अलग ही एक विधा होती है, मतलब है तो वही चीज़, एक्टिंग करनी है, लेकिन सिर्फ ये साउंड से, साउंड की एक्टिंग, साउंड यानी साउंड में, साउंड से ये सब चीज़ लोगों तक पहुंचाना। जैसे आंख बंद करो, अब क्या है कि आपकी एक इंद्री यानी आप सेंसेस है ना हमारे अंदर, जो एक सेंस, ये जो आंखें जब तक खुली होती हैं तब तक हम बहुत सारे सेंसेस हमारे वीक हो जाते हैं। आंख बंद करते सब एकदम खुल जाते हैं। आंख बंद करो ज़रा, अब तुम एक एक आवाज़ सुनाई तेरी की, मेरी आवाज़ भी ना, आ रही आवाज़ जी। अब तुम एक एक आवाज़ को ध्यान से सुन रहे होगे, बहुत सारी चीज़ें विजुअल कर रहे होगे आवाज़ के साथ साथ। तो कोई भी चीज़ हमारे एक सेंस दूसरी सेंस को दबा देती है। तो आंखें खुलती, आंखें जो है ना ये इतनी चंचल होती हैं, ये हमें सब चीज़ें दिखाती ना जब, तो हम उसमें बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। तो रेडियो प्लेज लोग क्या करते थे, पहले रेडियो हुआ करते थे गांव देहात में, रेडियो लगाया, सो गए, मतलब लेट गए और उसको सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, विजुअल। वो एक टाइम पे तो मुझे याद है हवा महल और बहुत सारे सीरियल्स ऐसे आते थे, प्रोग्राम्स आते थे उस टाइम पे। शायद आप मतलब नहीं होंगे, छोटे होंगे या फिर मुझे याद है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। उस समय हम लोग रेडियो सुना करते थे, तो उसका एक अलग ही आनंद हुआ करता था। तो रेडियो पर बहुत ज़्यादा बात हो गई। हाँ, इससे ऐसे मैं रेडियो पे भी आऊँगा धीरे धीरे, हम उस मीडिया के क्षेत्र पे भी घुसेंगे, बट शुरुआत के लिए ना एक चीज़ पे मैं शुरुआत करना चाहूँगा इसकी। क्या? हम लोग इस पे पहले भी बात करें, जैसे मैंने जब आपको बोला आपका फेवरेट स्टार कौन है, तो आपने बोला कि स्टार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक कलाकार है, कला की अपनी इज्जत है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर लोग ये नहीं समझते हैं। नहीं, स्टार बनाए जाते हैं, मतलब हाँ। स्टार क्या होता है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो आज तो आप लोग सब जानते होंगे इन चीज़ों को, कि
ये जो मीडिया है, ये एक PR शब्द होता है, PR पब्लिक रिलेशंस, वो होती है। आजकल मतलब सब जानते हैं इन चीज़ों को, और जो अपना सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले एक अलग ही था कुछ कि स्टार तो पहले भी नहीं होते थे, वो कुछ ही उसमें आए, जैसे फिल्म्स में कुछ लोग स्टार हुए, इससे पहले भी एक्टर ही हुआ करते थे। तो स्टार का ट्रेंड बाद में आया था, शायद आई थिंक राजेश खन्ना से आया, मुझे लगता है 60s का बात कर रहे हैं ना, से आया था। तो स्टार उसमें पब्लिक ही बनाती है, पब्लिक के ही ज़रिए वो लोग स्टार बनते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि स्टार आप किसी को भी खिताब दे सकते हैं, लेकिन होता तो हर कोई एक्टर ही है। और मैं कुछ ये भी कहना चाह रहा था कि बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ना। हम उनको, जो हमें दिखे हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, उन्हीं को हम मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थिएटर में भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया है। तो मेरे तो कुछ एक्टर्स ऐसे रहे हैं जो शायद आपने फिल्मों में नहीं देखे, लेकिन मैंने उनको काम करते देखा है। तो मेरे लिए वो एक मतलब एक तरह से मैं कहूँगा आइडल ही मानता था मैं उन्हें। ये थिएटर के एक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? हाँ, थिएटर के, मतलब जो थिएटर या फिल्म नहीं, मतलब वो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो थिएटर के हों, वो अलग होते हैं, या फिल्मों के अलग होते हैं। एक्टिंग तो एक्टिंग है, आप कहीं भी आप कैमरे के आगे कर लीजिए या थिएटर में आप कीजिए, आपके इमोशंस तो वही रहेंगे, है ना, भाव तो वही रहेंगे, वो तो चेंज नहीं हो जाएंगे। वही होता है कि एक्टिंग एक एक्टर वही कैमरे के आगे भी करता है, वही हम लोग थिएटर में करते हैं। थोड़ा सा बस ये होता है कि थिएटर में वहाँ कोई रिटेक नहीं होता। दूसरा, वो एक बड़ा, इतना बड़ा एक ऑडिटोरियम है, उसमें हम क्लोज दिखाकर या आपके भावों को वैसे नहीं दिखा सकते, आपकी आंखों को या चेहरे को, तो उसको हम थोड़ा सा लाउड करते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा हल्का सा लाउड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं ऐसे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्टार हमारे लिए वही होता है जो हमें अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है सर कि एक जो एक्टर है, मतलब एक जेन्युइनली जो एक अच्छा एक्टर है, उसकी जो इंसेप्शन है वो थिएटर से होनी चाहिए अटैच्ड? मतलब ये एक नेसेसरी होना चाहिए कि अगर कोई फिल्मों में आ रहा है उसे एक्टिंग का एक्सपीरियंस होना नहीं, उसको थिएटर का एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक्टिंग क्या है कि एक्टिंग, जितनी भी जो कलाएं हैं ना, उसमें से एक कला ये भी है एक्टिंग, अभिनय कला। कलाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे चित्रकला हुई, नृत्य कला हुई, डांसिंग, और आपका इन सब कलाओं में एक है अभिनय कला। अभिनय कला यानी कि ये एक्टिंग जो हम कर रहे हैं। एक्टिंग थिएटर करना बहुत ज़रूरी है, ये मैं नहीं कहूँगा। अगर आपने बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर नहीं करते, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने रामलीलाएँ की सिर्फ, या सिर्फ सीधे वो फिल्मों में भी आ गए। लेकिन इसका मैं सिर्फ एक ये ज़रूर बताऊंगा कि कला कभी भी ऐसा नहीं कि कहीं आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख कर आए तभी आप कलाकार होंगे, है ना। आपको ज़रूरी है कि आपके अंदर उस कला का अंश होना बहुत ज़रूरी है, जब तक, और वो होता है पैदाइशी, वो आपके अंदर होता है, लेकिन आप अपने आप को उसमें खोजना पड़ता है, अपने खुद का एनालिसिस करना पड़ता है कि मैं क्या वाकई ही कला है मेरे अंदर या नहीं। क्या ही होते हैं जो क्रेज़ी होकर आ जाते हैं कि देखते हैं इतना क्रेज़ है, इतना ग्लैमर है, ये ग्लैमर की दुनिया है। आपने अपना कैसे ढूंढा सर कलाकार? देखो, मुझे ढूंढा क्या, मैं तो शुरू से बचपन से, मैं जब छोटा था, बचपन में छोटे ही होते हैं सब तो जब मैं छोटा था तो स्कूल टाइम पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी,
स्कूल में। तो वहाँ मैं सब में पार्टिसिपेट किया करता था। जैसे एनुअल फंक्शन हुआ करते थे उस टाइम पर, तो वहाँ डांस, नाटक, कव्वाली, गाना सब होता था। मैं सब मुझे अच्छा लगता था, तो मैं सब कुछ किया करता था और उसको बहुत शिद्दत से किया करता था। और इससे पहले मैं बताता हूँ, उससे पहले मैं मतलब आर्ट जो होती है ना, चित्रकला, वो मैं क्या करता था, पता नहीं क्या था, मुझे ऊपर से भगवान की तरफ से मुझे ये सब मिला हुआ था कि पेंसिल हाथ में आते या कोई भी चीज़ हाथ में आते, कुछ ना कुछ उकेरना, कुछ ना कुछ बनाना। तो आप पोर्ट्रेट्स बनाते थे या लैंडस्केप्स, कैसा रहता था आपका? नहीं, मैं कुछ भी कर लेता था मैं। अच्छा। मैं पेंसिल से पोर्ट्रेट्स भी बनाता था, और मैं मतलब मिट्टी लेकर मिट्टी से उसका कुछ ना कुछ उसकी मूर्ति टाइप का भी कुछ बना लिया करता था। तो बहुत कुछ करता था मैं। मुझे लगा, और मुझे ना मतलब कहीं और मेरा मन नहीं लगता था। पढ़ता तो था लेकिन मन मेरा ऐसे है कि किसी, जैसे कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि मुझे बड़ा होकर बिजनेस करना है या मुझे कोई भी एक टारगेट होता है, लेकिन मेरा नहीं था ऐसा कुछ। मेरा ये था कि बस मुझे इसी टाइप का कुछ करना है, मैं उड़ना चाहता कला में। हाँ, और खुल के मतलब मेरा कुछ टारगेट था ही नहीं ऐसा कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ऐसा करना, कुछ नहीं। मेरा ये था कि हाँ अभी चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। मुझे एक्टिंग मैं तो बाद में आया, पहले मैं ये सब चीज़ें ही कर रहा था। तो पापा ने देखा कि पोर्ट्रेट्स और ये स्केचिंग मैं अच्छी कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक आर्टिस्ट थे फाइन आर्ट के, तो उनके पास मुझे भेजा था कि इसको ज़रा कुछ बताओ, सिखाओ। तो मैं उनके पास जाता था, बैठता था उनके पास। तो मेरा मकसद फिर ये थोड़ा सा बीच में आया था कि फ़ाइन आर्ट का मैं जाऊंगा शायद इस तरफ। तो लेकिन अचानक ही एक टर्न हुआ कि स्कूल में मेरे एक मित्र थे बाली, संजीव बाली, वो उन्होंने कुछ किया था दूरदर्शन के लिए। तो मैंने देखा, मैंने यार ये कैसे किया। सीनियर थे वो मेरे 2 साल। मैंने ये कैसे किया भाई आपने, ये क्या था? क्योंकि स्कूल में मैं किया करता था नाटक, जो छोटे मोटे जब होते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे NST है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से मैंने किया था। वो जबकि उन्होंने श्री राम सेंटर से किया था शायद। तो उन्होंने मुझे बताया वहाँ मंडी हाउस और ऐसे है। तो फिर मैं इस साइड थोड़ा सा मेरा रुख हुआ, मैं इधर घूम गया। अच्छा, मुझे लगा कि जो थिएटर है, ये एक्टिंग है, जो अभिनय है, ये इसके अंदर सारी कलाएं हैं। जब हम नाटक करते हैं तो इसमें पीछे हम जब इसका जो सेट तैयार करते हैं तो उसमें कला आ जाती है, वो अपनी चित्रकला सेट में। डांस भी है इसमें, इसमें म्यूज़िक भी है, इसमें वोकल गाना भी है, इसमें अभिनय तो है ही। तो इसमें सारी कलाएं निहित हैं सब। मैंने यार ये जब अब मैं भी ऐसे था, मैं भी सब करना चाह रहा था। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है आफ्ताब, कि कोई भी कला ये ऐसी नहीं है कि आप एक जन्म में इसको पालें। लोग सोचते हैं कि अरे हम एक्टिंग कर लेंगे, थोड़े दिन यहाँ जाएंगे, थोड़े दिन वहाँ जाएंगे करके अपना एक्टर बन जाएंगे, या कोई चित्रकार बन जाएगा, या कोई गायक हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी, ये जो एक पेड़ है ना, आर्ट का पेड़, उसमें से बहुत सी शाखाएं निकली हुई हैं। कला है, उसकी शाखाएं हैं, जैसे चित्रकला हो गई, गायन हो गया, ये सब कलाकार ही होता है, सबको कलाकार ही बोला जाता है, आर्टिस्ट। तो वो एक शाखा भी अगर आप पकड़ते हैं, कोई भी, अगर आपने गाने का पकड़ा तो उसमें पूरी ज़िंदगी लग जाएगी आपकी पूरी। तब भी आप सिर्फ समुद्र के किनारे की पड़ी हुई रेत का एक कण, बूंद भी नहीं, कण, समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत का एक कण ही सीख पाएंगे, या उस तक। तो इसलिए आप बोल रहे हैं तो इसलिए कला कई जन्मों तक सीखते रहे, इसकी कोई था नहीं है, इसकी कोई गहराई, बहुत गहराई है। तो इसीलिए मुझे सभी प्यारी थी,
तो मैंने कहा यार थोड़ा कुछ है अपने अंदर, तो अभिनय कला की तरफ मैं भागा। मुझे ये और अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें क्या था कि आप अपने मन की अभिव्यक्ति इसके ज़रिए आप कर सकते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस पहली बात तो ये कि सारी कलाएं हैं इसमें, इसलिए आया था और अच्छा लगता था, अभिनय करना अच्छा लगता था, तो मैंने कहा यही करते हैं। पापा का बिजनेस था जो वो चाहते थे कि मैं वही करूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, मैं भाग जाता था, तो थिएटर की तरफ भागता था। और तब मन होता था कि इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाऊंगा, लगता था बस वो चीज़। तो जब लगा तो फिर ये लगा कि मन को मत मारो, मन को मार दिया तो फिर मन मार के कोई काम करना वो फिर मन से नहीं होगा ना, तो इसलिए जो मन करता है वो करना चाहिए, अच्छे उसमें, मतलब ये नहीं कि पूरा कोई मैं इसको मार दूं या ये लूट लूं या ऐसा, ना उस टाइप का नहीं, ऐसा मन जिसमें समाज का कल्याण हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप गलत चीज़ें, गुंडागर्दी या उस तरह की बातों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, अच्छी चीज़ों का मन जो करे वो करना चाहिए। ये कला के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं दरअसल इसी पे आ रहा था, मैं ये आपसे पूछना चाहता था। कला सब बोलते हैं एक कला है, कलाकार की अपनी एक कला होती है, वो ऐसे करता है, उसकी हम कोई बहुत बेहतरीन काम करते हैं, हम कहते हैं इसके पास वो कला है, इसके पास वो टैलेंट है। लेकिन दरअसल में आप एज एन आर्टिस्ट इतना एक्सपोजर करने के बाद आपको क्या लगता है कि कला है क्या, उसके एथिक्स क्या है, उसके वैल्यू क्या है, उसके रूट्स क्या है? आपने खुद अभी कला के बारे में बताया कि कितनी अलग अलग टाइप की कलाएं होती है, आप सबका पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन कला इन जनरल क्या है? कला जैसे एक मूवी है रॉकस्टार, उसमें जैसे एक सीन आते हैं बहुत सारे, जब दिखाते हैं एक फेज़ रणबीर कपूर का होता है जब वो किसी से प्यार करते हैं और उनको वापस प्यार नहीं मिलता है, तो एक फेज़ वो भी है एक कला का, कि कैसे उनका जो टर्न है वो हेट्रेड की तरफ है लेकिन वो कला की तरफ भी खिंच रहे हैं, और ऐसा आए दिन पता नहीं कितने लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी में होता होगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं इसके बारे में? मतलब कला, मैं थोड़ा सा, मुझे फिर से थोड़ा सा डिफरेंट, कला के एथिक्स, कला के रूट्स, कला ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में क्या है कला? कला को अगर मैं देखूं, और कला जो आर्ट है वो उस ईश्वर का एक अंश है, वो जो सुपर पावर है, जो भी कुछ है उसका एक अंश है। और कलाकार जो है, मैं उसको मानता हूँ कि उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उस ऊपर वाले ने, उस शक्ति ने आपको अगर चुना है, ये चुना जाता है, या आप ये कहें कि मैं कलाकार बन जाऊँ, तो नहीं, ये उस ईश्वर का अंश है, उस परम शक्ति का एक अंश है। यह हर किसी में नहीं होता। आप परफॉर्मर हो सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप, वो चीज़ है, लेकिन एक जो एक्टर, जो एक्टिंग होती है, या आप कुछ भी चीज़ जो गाना होता है, या कोई भी, मैं ये कहूँगा किसी भी कला को, उस कला की जो सोल होती है ना, उसकी जो आत्मा है, वो आत्मा हमेशा तभी मतलब उस कलाकार के अंदर, जब तक वो अंश नहीं होगा ईश्वर का, तब तक उसकी आत्मा से वो चीज़ नहीं निकलेगी, उसके अंदर से वो चीज़ नहीं निकलेगी, वो हमें पता चल जाता है। आप कहते नहीं है कि बहुत सारे जो गायक होते हैं, गायक तो कितने ही लोग गाते हैं, कितने ही लोग गाना गाने वाले हैं, बहुत हैं, हज़ारों लाखों हैं। उनमें से कुछ चुने हुए होते हैं जो अलग ही अपनी एक पहचान रखते हैं। ऊपर वाले का हाथ है, अंश होता है उनका, अंश है, मतलब उस भगवान ने, क्योंकि जो कला को मैं इसलिए मैं कहता हूँ इसको कि एक कलाकार जो होता है बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत ही मतलब उसके अंदर सारी भावनाएं होती हैं, सारे इमोशंस होते हैं, तभी वो कलाकार बन पाता है। जब तक वो इमोशंस ना हो, जब तक वो भाव ना हो, तब तक। और ये भी है कि कला का जो एक तरह से आप कह रहे थे रूट जो है, वो हमारे इमोशंस, एक इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है।
एक कलाकार को, चाहे वो कोई भी कला हो, इमोशंस तो हैं उसमें। सर एक इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, कलाकार का एक फेज़ आता है जब वो इमोशनली ड्रेन्ड या रूख जाता है, सूख जाता है अंदर से, उसको एक वो कहते हैं ना एक ऐसे फेज़ में आ जाता है कि अंदर से खाली है इंसान। क्या वो भी एक कला का पार्ट है? नहीं, कला का पार्ट नहीं, कलाकार तब होता है ऐसा जब उसको अपनी कला के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जब तक उसको वो चलता रहे ना, करता रहे, तब तक वो खुश रहता है। उसे धन दौलत नहीं चाहिए होता असली कलाकार को, बस उसकी कला लोगों तक पहुँचे और वो उसमें रमा रहे। उसको मैं तो यही चीज़, मुझे अच्छा क्या लगता है, देखिए कई बार बातचीत होती है, मैं अपनी बात भी मैं बताता हूँ, तो मैं हर एक जब भी कभी कोई फिल्म या कोई वेब सीरीज़ या कुछ भी मुझे ऑफ़र होती है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ यार कैरेक्टर क्या है, उसमें मुझे करने के लिए कितना है, मैं मतलब मुझे करने के लिए कितना स्कोप है, कितना। ये नहीं कि खाली पैसा देखता हूँ, मैं कहता हूँ पैसा नहीं, पैसा बात की बात है, मुझे काम क्या है, तो उसमें कितना कुछ अपने मतलब कला को दिखा सकता हूँ। क्वांटिटी देखते या क्वालिटी देखते? क्वालिटी, क्योंकि देखो क्वांटिटी वो तो फिर एक बिजनेस हो गया ना यार, मैं तो बिजनेस छोड़ के आया हूँ ना। मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, सब चीज़ें वहाँ से, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। घर में काम था, अपना बिजनेस था रेडीमेड गारमेंट्स का, बहुत बड़ा अपना वो तो, लेकिन वो सब छोड़ दिया मैंने। वो मुझे किसी ने कहा था एक बार ऐसे ही, मतलब मैं थिएटर कर रहा था, पापा ने सब कुछ छोड़ दिया था कि जाओ बेटा अपने आप करो, खुद करो, अब मैं नहीं हूँ, तुम इस लाइन में पहुँच रहे हो तो इसी से करो। तो मैं थिएटर क्या करता था, तो ऐसी बातचीत हो रही थी, लोगों ने कहा भी कि तुम ऐसे करो, ये करो, फिल्म्स में यहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैंने नहीं, पहले मुझे अपने आप को सेट करना है, अच्छी तरह से मैं पहले समझ लूँ कला को, क्योंकि कला कोई भी कला होती है वो सीखने की नहीं है, समझने की चीज़ होती है ज़्यादातर। आपको समझना पड़ता है सब चीज़ों को। कला तो है ही आपके अंदर ना, लेकिन आपको समझना भी तो ना, अपने आप को भी तो समझना है कि आप कितने कैलिबर हैं, कितने उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, कितना एग्जीक्यूट तभी कर पाएंगे जब आप समझ पाओगे। तो ऐसी बातचीत हुई, पैसे की बात आई थी कि आप ये कीजिए, फिल्मों में जाइए, यहाँ कीजिए, ऐसा कीजिए। मैंने उससे क्या होगा, उससे पैसा आएगा। मैंने पैसा आने से क्या होगा, नहीं पैसा आने से फिर पैसा ही तो होता है सब। मैंने भाई पैसा तो मैं छोड़ के आया हूँ, मुझे तो अपनी कला को दिखाना है, मुझे काम करना है। मुझे छोटे मोटे उस तरीके से करके पैसा कमा लिया या कुछ भी करके पैसा कमा लिया, वो नहीं करना मुझे करना है, अच्छा करना है, क्वालिटी वाला काम करना है, भले ही उसमें पैसा कम हो। पैसा तो एक जीवन चलाने के लिए चाहिए होता है, लेकिन ये भी नहीं कि पैसे के लिए आप अपने एथिक्स जो छोड़ दें, अपने मतलब कला को ही जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ के आए, वो आपको यहाँ आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है उस काम को करके। जैसे मैंने कोई काम किया तो मुझे लगा नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा। और ऐसा होता है, हर कलाकार जो चाहता है या उसकी जो एक रेंज होती है, वो शायद मुझे लगता है कि थिएटर में तो हम लोग कहीं ना कहीं तक हम लोग कर लेते हैं, वो उसकी तो अलग ही बात है। वहाँ तो थिएटर में मैंने बहुत कैरेक्टर्स किए, तो वहाँ एक जब लोगों की तालियाँ होती थी और हाथ मतलब तुरंत ही हाथ के हाथ वो रिस्पॉन्स मिलता था, आप जो कर रहे हैं उसको लोग सराह रहे हैं। और लास्ट में जब तालियां बजती थी लोग रुकते ही नहीं थे। बस मैं मतलब मुझे याद है बस वहीं सब कुछ पा लेता था कि हाँ आपकी कला को दाद दी जा रही है, लोगों ने कितना पसंद किया। वो सिनेमा में नहीं हो पाता। सिनेमा में क्या है कि वहाँ कुछ ग्लैमर भी है, वहाँ और भी चीज़ें हैं। वहाँ जैसे आपने शुरू में कहा कि स्टार ज़्यादा मतलब वहाँ वैल्यू उनकी है, स्टार्स की है लोगों, क्योंकि बेचनी होती है ना, फिल्म्स बेचनी है, तो बेचने के लिए प्रोडक्ट को तो बेचने के लिए
अब उनको एक चेहरा चाहिए उन्हें कि हाँ जिसकी मार्केट वैल्यू, वही मार्केट वैल्यू वो पता नहीं कैसे लगाते, मुझे समझ में नहीं आता, वो सब चीज़ें अलग है। वो मार्केट का काम है, वो मार्केटिंग होती है हर किसी की, तो मार्केटिंग करके लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। लेकिन आपको ये आपकी इच्छा से या आपकी मर्ज़ी से काम नहीं मिलता है। बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं ऐसे लोग जिनको मिलता है। और फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि जब आपको काम मिलता है तो आप उसको किस तरीके से कर पाते हैं। आपकी फिर वो परीक्षा हो जाती है। अगर आपको काम मिला और आपने अच्छा किया तो लोगों तक पहुंचता है। थिएटर में होने के कारण आपको लगता है आपको कोई एज मिलता है उस पर जब आप सिनेमा में काम करते हैं? थिएटर से तो बहुत कुछ मिला है। नहीं, थिएटर के कारण कोई ऐसा बेनिफिट आपको सिनेमा बेनिफिट है ना बहुत, मतलब मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोग पहले भी बात कर रहे थे बीच में इसकी, कि जैसे थिएटर में एक तरह से आप एक कहावत सुनिए, वो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, है ना? करत करत अभ्यास प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है। थिएटर जो है वो आपको इतनी प्रैक्टिस दे देता है करने के लिए, आपके पास इतना मौका होता है, क्योंकि सिनेमा में नहीं है ना इतना टाइम। वहाँ तो कैमरा ऑन हुआ तो आपको करना है, वहाँ प्राइमरी स्कूल नहीं है कि सिखाएंगे आपको। यहाँ क्या हम लोग रिहर्सल्स करते हैं 45 डेज़ 30 डेज़, मतलब कर रहे हैं या करते जा रहे हैं अपना, और बहुत कुछ चल रहा है वहाँ, एक्सरसाइजेज और ये सब अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें क्या, मैंने एक चीज़ बताई थी इससे पहले, रिकॉर्ड होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि एक एक्टर को साइकेट्रिस्ट होना बहुत ज़रूरी है ना, और हमें कैरेक्टर की साइकोलॉजी भी समझनी होती है, तो इसलिए हमें उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो उसमें हम कई बार आपने एक सवाल भी पूछा था कि स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला एक स्विच ऑन कि एकदम अचानक कैसे आप कैरेक्टर में आ जाते हैं, अचानक वैसे जो पर्सनैलिटी तो मेरी कुछ और है, लेकिन मैं कहीं कुछ और दिखता हूँ, है ना? जब टीवी पे होता हूँ या सिनेमा में होता हूँ कहीं भी तो कुछ और होता है, लेकिन श्रीकांत तो श्रीकांत है ना? अब लेकिन वो जो कैरेक्टर मैंने किया वो सब करने के लिए वो सिर्फ उसी समय नहीं हुआ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन किया, हो गए, बन गए। उसके पीछे की ये जो थिएटर की मेरी जो प्रैक्टिस रही है, जो अभ्यास रहा है, ये काम करता है। 25-30 साल का जो ये रहा, ये थिएटर देता है। थिएटर करने के बाद, या थिएटर की क्या मतलब, कोई भी कला देखिए, जब गाते हैं जो लोग गायक होते हैं, उनके जो उस्ताद लोग होते हैं ना, उन्हें एकदम नहीं आने देते, रगड़ते को, गाओ, अभी बैठो तानपुरे पे बैठो, सुनो राग सुनो, उनको साधो। साधना मतलब किसी भी चीज़ को साधन, मतलब साधना जो होता है, जिसे साधना सिद्धि जो होती है, सिद्धि लोग कहते हैं सिद्धि कर ली है उन्होंने, वो सिद्ध कर लिया उन्होंने किसी भी चीज़ को। सिद्धि करना यानी किसी भी कला को सिद्ध करना, वो बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छा कुछ कर पाते हैं। नहीं तो आधे अधूरे तो हर क्षेत्र में आदमी बेकार है, चाहे वो कोई भी हो, आधा अधूरा। जब आपको किसी चीज़ की जानकारी है कि उसको आपने सिद्ध नहीं किया, तो सिद्धि वो ज़रूरी है। सिद्धि अगर आपने कर ली तो प्रसिद्धि तो अपने आप मिल जाएगी, है ना भाई? आपने अपनी कला में अगर सिद्धि कर ली है तो प्रसिद्धि तो अपने आप मिलेगी, तुम्हारे को खोजते हुए आएंगे लोग। इसको आप पर्सोनिफाई कैसे करेंगे? यानी ये जो आप कला सिद्धि की बात कर रहे हैं, किसी इंसान को उस कला से प्यार करना चाहिए या उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए? जैसे एक प्यार हो सकता है जो मेरा एक रोमांटिक पार्टनर के लिए हो, एक प्यार हो सकता है जो मेरे पेरेंट्स के लिए हो, उसी तरह सिद्धि को मुझे किस टाइप का डिवोशन, किस टाइप का प्यार देना है? क्या ये इज्जत वाला प्यार है या ये प्यार वाला प्यार है? देखो, ये दोनों ही है। मैं जो इज्जत और प्यार, ये दोनों, मैं मतलब इसको अलग अलग नहीं मानता। जहाँ प्यार होगा वहाँ इज्जत भी होगी, आप उसे इज्जत देंगे, है ना? तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। अपनी कला से प्यार अगर आपको नहीं है तो उसका मतलब आप कलाकार हैं ही नहीं। प्यार होना तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले प्यार होना बहुत ज़रूरी है। प्यार का मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए
जी जान से आप बिल्कुल एकदम वो पैशन हो जाना चाहिए आपका। मतलब एक था ना कि जो घर फूके आप ना वो चले हमारे साथ, कबीर कहा करते थे। यानी फ़कीर बन के पूरा कुछ नहीं, रम जाओ अपने काम में। आप कभी भी एक चीज़ देखिएगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई कला हो, चाहे कोई भी काम हो, जब तक एकाग्रता नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा आपका उस चीज़ में, वो एकाग्रता कब आती है? जब आप पूरी तरह से उसमें घुल जाते हैं, जब आप उस अपनी कला से या अपने काम से जब प्यार करते हैं, चाहे वो काम कोई भी हो, जब प्यार करते हैं तभी उसमें परफेक्शन आती है, तभी वो बहुत बढ़िया हो पाता है। अगर आप ऊपरी मन से अगर करते हैं, अच्छा प्यार का मतलब ही रिस्पेक्ट होता है, एक तरह से आप उसको रिस्पेक्ट, हम उसमें नहीं कह रहे हैं कि नकली वाली जो होती है कि हमें उससे मतलब है कुछ, तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे डंडे के जोर से होती है ना, बेटा पैर छुओ चलो जी मम्मी, तो वो वाला नहीं है, वो वाली रिस्पेक्ट नहीं, वो जो मन से आता है, जब हम किसी से प्यार होता है, जब हम अपने बड़ों से प्यार करते हैं, हम अपने माँ बाप को प्यार करते हैं, तो मन से हम पैर छूते हैं, है ना, मन से आता है वो चीज़ें। तो वही कला के लिए भी होना चाहिए अपनी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना सिर्फ इसको प्रोफेशन लेकर अगर चले कि मुझे फिल्मों में काम करना है, पैसा कमाना, हीरो बनना, स्टार बनना है तो बेटा ना तो स्टार बन पाओगे, ना इसे प्रोफेशन रख पाओगे, ये आपकी हॉबी भी नहीं रहेगा। हॉबी बना के चलो और उसको मतलब अपना पैशन बना के चलो, उसे पूरा और अच्छे तरीके से इसमें घुट जाओ, पूरी तरह से रंग जाओ, मतलब रंग जाओ एकदम पूरा, तब जाके हो पाएगा, तब कुछ ऐसा कर पाओगे लीजेंडरी। कलाकार तो बहुत ऐसे भी हैं जो ऊपरी तौर पे जो आ गए, सिर्फ अधपके है ना, उन लोगों ने आके उस चीज़ को, जो मैंने कहा अभी कि डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो उनको लगा कि यार मैं जल्द से जल्द कुछ करूं, पैसा कमाने के लिए या नाम कमाने के लिए, इसके लिए वो सतही, मतलब एक तरह से एवरेज ही कर पाते हैं। अचानक तुम्हें कोई एक ऐसा एक्टर मिलता है, कुछ कैरेक्टर कुछ ऐसा करता है वो, कि उसको ऐसा लगता है सिर्फ यही कर पाता है ना, वो इतिहास हो जाता है। वो तब हो पाता है जब आप उसमें रम कर काम करते हैं, जब आप उसको प्यार करते हैं, उसको मतलब बिल्कुल उसमें अपने आप को झोंक देते हैं पूरी एकाग्रता से और पूरे, और आपने सिद्ध किया होता है अपने काम को। ये जो सूफ़ी लोग होते हैं, जो मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर आपको मिलते हैं, जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, या फिर अल्लाह के गाने गाते हैं, उनके अंदर अगर आप उनकी कभी बैठे वहाँ पे, आप चाहे गुरबानी में बैठे या कहीं और इधर बैठे, एक ना आपका दिमाग एकदम फ्री हो जाता है। अगर आप शिद्दत वाली किसी जगह में जा रहे हो, आप उनकी बात सुने। इसी पे बताऊंगा मैं। हाँ, इस पे मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप इसको एज अ कलाकार कैसे देखते हैं? क्योंकि इनको ना फेम चाहिए, ना इनको पैसा चाहिए। ये मैं भी ये चीज़ बोलने वाला था अभी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आपने मेरे मन की बात नहीं हम लोग ना संडे जब होता था, बहुत पहले की बात है, तो मेरे दो दोस्त और हैं, एक अनिल आनंद हैं जो अभी इस समय डायरेक्टर हैं, मुंबई में हैं वो, और एक मेरे दोस्त हैं गुरमीत सिंह। तो वो हम तीनों लोग मिलके संडे को सोचते थे कहाँ जाएं यार, तो हम हर संडे, एवरी संडे हम लोग जाते थे निज़ामुद्दीन औलिया, और एक वहीं पास में था निज़ामुद्दीन के, एक गुरुद्वारा था दमदमा बंगला साहिब, नहीं वो दमदमा साहिब या ऐसे कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। वो वहाँ है अपना वो मकबरे के पास में। अच्छा, वहीं निज़ामुद्दीन पर है। अच्छा। और एक गोल डाकखाने के पास एक चर्च था सीपी में, वो, और जाते थे हम अपना जो ये भैरव मंदिर है, ये तीनों जगहों पर हम लोग
चारों जगह पर हम जाते थे। पता नहीं क्यों यहाँ जाने का अच्छा लगता था। वहाँ गए अपना निज़ामुद्दीन, तो वहाँ वही वेव्स, वही चीज़ें। गुरुद्वारे में गया वही चीज़, एक ही फील। चर्च में जा रहा हूँ वहाँ भी वही फील, मंदिर में गया वो भी वही, वहाँ भी वही फील। फीलिंग्स अलग अलग नहीं है। तो ये नहीं कि चर्च की अलग है या वहाँ जो भजन चल रहे हैं मंदिर में वो अलग है, वो आपको अलग कुछ दे रहे हैं, या चर्च की जो शांति है वो अलग, आपको अलग कुछ नहीं था। वहाँ कव्वाली हो रही है, वो भी मुझे उतना ही अंदर तक टच करती थी। और जो शांति थी चर्च की, बिल्कुल एकदम शांत, वहाँ कुछ नहीं, वो भी मुझे वहीं तक डीपली वो टच कर रही है। वही वहाँ मंदिर में हो रहे हैं भजन, वो अलग। तो ये एक जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं उससे आध्यात्मिक भी होता है, वो अपन उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि यहाँ से ना कला पूरे यहाँ और ये दोनों का एक मिलन होता है, सामंजस्य से होता है इसका, कि आप यहाँ सिर्फ ये नहीं और सिर्फ ये नहीं, दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, कि मन और दिमाग दोनों, दिल और दिमाग से, दोनों से। दिल में हमारे इमोशंस बसते हैं, भाव, वो सब चीज़, वो ना हो तो कुछ नहीं। दिमाग से हम चीज़ों को मतलब उसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, जो सीखना तो नहीं, समझते हैं अपने आप को समझने की प्रक्रिया हमारी यहाँ से होती है। तो इनका पूरा एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। तो एक जो कलाकार होता है उसमें मतलब जो आपने जो पूछा था कि सूफी संत होते हैं, ये इनमें जो आपने यही बात की थी ना, यही पूछा था मैंने। तो सूफी संत जो है वो मैंने कहा ना, अंश, भगवान का अंश जहाँ आता है, उस ईश्वर का अंश जहाँ आपके अंदर आता है, तो आप अपने आप ही हो जाते हैं सूफी। सूफी का मतलब क्या है, क्या मानते हैं आप? सूफी का मतलब मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं पता है सूफी का। जो भी सूफी का मैं मतलब ये समझता हूँ, ऐसे दिमाग में अगर पहली बार इसको सुनेंगे आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर रिलीजन की इमेज जाएगी, पर मुझे लगता है सूफी का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं, शब्द है, तो शब्द तो कोई भी हो सकता है। सूफी का यानी जो मुझे ऐसा लगता है जो ऊपर वाले के साथ अटैच्ड है, मतलब मेरा ये मानना है। वही चीज़, वो हम कई बार हम लोग कहते हैं ये सूफी भजन है, सूफी का, सूफी वो ऊपर वाले से जो टच है ना, और उससे जो निकलता है वो अपने आप ही आपको अट्रैक्ट करता है। हर इंसान में एक अलग अलग सोल होती है, लेकिन वो सोल जो है ना, वो सब जुड़ी हुई है ऊपर वाले से, सारी सोल्स, सब आत्माएं। लेकिन जब आप ऊपर वाले का जो अंश है वो आपके अंदर है, आपकी सोल से निकली वो चीज़ें दूसरे तक जब पहुंचती हैं तो उस पर अट्रैक्ट होता है। ये सब कनेक्टिविटी है पूरी। अब वो जब दिल से निकली हुई चीज़ आप तक पहुंचती है, आप भी उससे दिल से जुड़ते हैं, आप रो पड़ते हैं। एक एक्टर आपको रुला देता है, जब वो दिल से जब कुछ करता है, वो उसको फील करके जब करता है, तो लोग रोते क्यों हैं, क्यों उसके साथ बह जाते हैं। जब कोई गाना गा रहा होता है तो क्यों उसके साथ बह जाते हैं लोग, क्योंकि सब जुड़ा हुआ है ये, और हम सब जुड़े हैं उससे। जब उसका अंश हमारे अंदर आया, हम उससे हमें प्रेरणा मिली और हमने उसको किया, तो सामने सारी जो जितनी भी सोल्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पूरी शिद्दत से और पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से करना होगा अपना काम। ऊपर ऊपरी नहीं, ऊपरी तौर पे नहीं। आउटर बहुत करते हैं लोग, है ना, एक्टिंग इनर होता है जो भी होता है। अब हम देखते हैं कुछ लोग अगर उसी चीज़ को 3-4 एक्टर्स
को अगर आप कहें एक ही कोई एक सीन करने के लिए, तो अलग अलग करेगा हर कोई। उसमें से कोई ज़्यादा इंटेंसिटी से करेगा, कोई कम होगा, कोई बिल्कुल ही नहीं होगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। तो ये अलग अलग क्यों होता है तो एक ही चीज़ ना, एक ही सीन है, एक ही ब्रीफिंग दी जा रही है आपको। तो अलग अलग इसलिए होता है कि आपने कितनी शिद्दत से उसको किया, समझा, और आप कितने दिल से कर रहे हैं अपने, ये होता है। यहाँ से मैं थोड़ा सा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आना चाहूँगा, कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। मैं कल दरअसल मैं यही कर रहा था, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देख रहा था, क्या इस इंडस्ट्री को अलग बनाती है। मुझे ये तक पता चला कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नहीं बोलते, ये एक हमने कॉपी किया था बेसिकली, जैसे हॉलीवुड है क्योंकि उधर एक हॉली ट्री है, उस वजह से उसको हम हॉलीवुड बोलते हैं, और बॉलीवुड है बेसिकली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। एक चीज़ और जो मैंने देखी जो काफ़ी ज़्यादा एक उसको ना गलत भी माना जाता है, वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। मतलब मुझे अगर मैं इसको एक जनरल पर्सपेक्टिव से देखूं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिर्फ आइटम सॉन्ग्स और वो सब हटा दूं, वो तो एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बहुत कम पिक्चर या वेब सीरीज़ है जिसमें जो एक महिला का किरदार है उसके ऊपर अच्छे से फोकस किया है। अब जैसे एक मूवी कबीर सिंह है, कबीर सिंह में जो एक्ट्रेस है उसकी तो कोई साइड ही नहीं दिखाई, उसका कुछ लाइफ ही नहीं है। जो एक्टर है उसका प्यार वाला फेज़ है, उसका वो फेज़ भी है जब वो उसको प्यार करना बंद कर देता है या फिर वो ब्रेकअप कर लेता है, उसकी कहानी है, लेकिन उस महिला की कहानी है ही नहीं। और ऐसे ही पता नहीं ना जाने कितनी सीरीज़, कितनी मूवीज़ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना ये एक ऑब्जेक्टिफिकेशन भी है और एक थोड़ा मिसोजिनिस्ट भी है जो वुमेन की तरफ है। नहीं, मैं ये चीज़ बताऊँगा, ये जितनी भी जो फिल्म्स या जो भी कुछ हमारे यहाँ लिखा जाता है या फिल्म्स, साहित्य को भी अगर लेके चले, लिटरेचर हमारा जो भी है वो भी सब समाज में से ही होता है, समाज से ही लेकर हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम समाज में हैं और समाज के लिए, समाज से लेके समाज को ही देते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे यहाँ जो सोसाइटी, जो हमारी मेन सोसाइटी जो है, उस समय सोसाइटी में क्या चल रहा है, क्या चीज़ लेकर हम लोग चल, तो उसका प्रभाव पड़ता है फिल्मों में। एक टाइम याद है जब ज़मींदार को लेकर होता था, किसान को लेकर, मतलब हीरो होता था किसान, गरीब एक, है ना, उस टाइप से लेकर फिल्में बनी थी, बहुत सारी फिल्में। तो मतलब आप सूर्यवंशम टाइप पिक्चरों की बात मतलब जो पहली जो फिल्में जो होती थी उसमें दबा कुचला एक गरीब इंसान वो हीरो हुआ करता था, वो उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आती थी, उस समाज की कुछ कुरीतियाँ थीं, कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर फिल्में बनती थीं, जैसे कर्ज लेकर वो उसको, और जो भी मतलब समाज की जो कमियां थी उनको लेकर फिल्में बनती थी। और समाज वही चीज़ देखना भी चाहता था कि एक बंदा दबा कुचला आदमी उठ के किस तरीके से उन कुरीतियों को ख़त्म कर रहा है और कैसे। तो जो भी देखता था वो अपने आप को वही मान के चलता था, हाँ ये हीरो जो कर रहा है ये मेरे मन की बात कर रहा है, मैं भी यही चाहता हूँ, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो ये प्रभाव जो पड़ता है समाज का पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का पड़ता है। तो उस समय महिलाओं को लेकर भी चीज़ें थी बहुत सारी, जैसे अभी भी है गांव देहातों में, तो उन चीज़ों को लेकर पुरुष प्रधान समाज है हमारा, है ना। पुरुष प्रधान समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनी जो महिलाओं को सिर्फ घरों में ही कैद रखना और उनको हर चीज़ में भागीदारी कम होना उनकी, है ना, हर चीज़ में पुरुष ही ऊपर रहा। तो वही पुरुष प्रधान अपनी फिल्मों में भी हो गया, है ना। तो महिलाओं को सिर्फ कुछ ही चीज़ों के लिए रखा जाता था फिल्मों में। तो उनके ऊपर बहुत फिल्म्स आई जिन्हें कहते हैं कि फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स, वो
वो भी हुई, मदर इंडिया वगैरह सब चीज़ें, लेकिन कम हुई। तो देखो समाज में जैसा लोग देखना चाहते हैं, जैसा, क्योंकि ये बिजनेस है थोड़ा। अभी मैं आपको, इंडस्ट्री क्यों नाम है इसका, इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट्स की एक मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडस्ट्री है ना वो। तो वहाँ तो पैसा देखा जाएगा, मन चाहते हुए भी एक डायरेक्टर वो नहीं कर पाता, उसको वही करना होता है जो चल रहा है, जो लोग देखना चाहते हैं। लेकिन इसका भी एक उल्टा है कि लोगों को जो देखा होगा वो तो वही देखेंगे, है ना। एक होता है कि समाज का भी बदलना बहुत ज़रूरी है, अब बदल चुका है। अभी जो यूथ है, जो युवा है, वो अलग सोच है, आइडियोलॉजी है, अलग है। अब धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब फिल्म्स जो बन रही हैं वो पहले की तरह नहीं है। अब कंटेंट देखते हैं, अब लोग जो कुछ दिखाते हैं वो देखेंगे नहीं। अब वैसा नहीं रहा कि कोई भी फिल्म आई है ना, शुक्रवार को लगी तो आपने जब देखा कि सारे थिएटर में वही है तो देख रहे हैं लोग, चलो कोई नहीं। अब अगर वो फिल्म अच्छी नहीं है तो उतर जाएगी, कोई देखेगा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना, कितना ही स्टार हो। ठीक है, आपने अगर कंटेंट नहीं दिया, आपने अगर अच्छी फिल्म नहीं दी, क्योंकि अब आइडियोलॉजी भी चेंज हो रही है, अब लोग पढ़ रहे हैं, अब लोग ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग पूरी दुनिया से जुड़ रहे हैं, दुनिया का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, दुनिया की एक देश और दूसरे देश के बारे में पता चल रहा है, अपनी कमियों का पता चल रहा है, दूसरों की अच्छाइयों का पता चल रहा है, हमें क्या लेके चलना चाहिए क्या नहीं, हम कहाँ पर गलत थे, कहाँ पर सही थे, हमारी अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं, वो सब जान रहे हैं लोग। तो अब सिनेमा में भी फ़र्क पड़ रहा है। अब ये आपका ये कहना है कि और लेडीज़ को लेकर, मतलब विमेन रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं अब हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है सब चीज़ें, क्योंकि समाज जो चाहेगा वो ये इंडस्ट्री दिखाएगी, क्योंकि इसको चाहिए कि लोग क्या देखना चाह रहे हैं, मुझे वही दिखाना है। और आपने वेब सीरीज़ का देखा कि वेब सीरीज़ पहले चलती थी ना, पहले भी थी, यूट्यूब पर थी, या सिर्फ एक यूथ जुड़ा हुआ था उससे, है ना, हर कोई नहीं देखता था। ये कोविड के बाद जब लोगों ने अब जब आई, और फिर तो एक बाढ़ सी आ गई, फिर ये इंटरनेट पर ही सब चीज़ें आने लगी हैं ना, अब वेब सीरीज़ भी लोग देखने लगे, तो अब तरह तरह के कंटेंट भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा लोग चाहेंगे वैसा ये लोग दिखाएंगे। एक इसमें एक और चीज़ है कि ऐसा माना जाता है जैसे जो विमेन है, फीमेल एक्ट्रेसेस है, उनकी एक एज लिमिट होती है और उसके बाद वो फिर आ नहीं सकते हैं, जैसे, लेकिन मेल एक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी होता है कि मेल एक्टर्स की एज हो जाती है लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं। वही मैंने कहा ना, समाज में है ना ऐसा। हाँ। देखो वो हम शुरू से देखते आ रहे हैं अपने हिंदुस्तानी, इसमें मैं हिंदुस्तान की बात करूँगा, तो इसमें क्या होता है कि ब्यूटी, वैसे ग्लैमर तो है ना, ये सिनेमा में ग्लैमर तो है, तो ग्लैमर के लिए वो अब इसको गलत कहेंगे कि भाई आप उनको सिर्फ एक आइटम या उसके रूप में लेकर आप चल रहे हैं, या वो जवान है तब तक आप उनको लेकर चल रहे हैं। ये था, पहले था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा नहीं है। अब उम्र होने के बाद जो एक्ट्रेसेस हैं बहुत सारी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं लिया जाता। स्टोरी के ऊपर है, स्टोरी में कैरेक्टर क्या है, अब कैरेक्टर, स्टोरी, कंटेंट्स जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि नहीं एक हीरोइन या एक फीमेल कैरेक्टर हमें लेके चलना और वो डांस करना या गाने गाना है, उसके लिए नहीं। अब ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो शायद इसी के चलते वो घर पर बैठी थी, लेकिन अब वो दोबारा से आ गई हैं। दोबारा से बहुत सारी सीरीज़ हैं, फिल्म्स हैं जिसमें उन्होंने दोबारा कदम रखा है, फिर से आ गई हैं। मुझे अभी ऐसा भी लगता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो शायद इज्जत करे, लेकिन जो आपका फिल्म है ना, जो बेसिक आपकी थिएटर में जाने वाली पिक्चर है, वो आज भी कहीं ना कहीं बायस तो है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सब चीज़ लोगों के ऊपर है। लोग अगर मना कर देंगे, नहीं देखेंगे, तो ये लोग भी नहीं बनाएंगे ना उसे। थिएटर क्या है, मतलब आप मत जाओ ना,
आप कहो कि हमें नहीं देखना ये जो आप दिखा रहे हैं, बहुत देख लिया। यही तो कर रहा है आज का युवा, वो बैकआउट कर रहा है कि नहीं नहीं कुछ भी मत दिखाओ यार ऐसा, हम वो पागल नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो दिखाओगे वो देख लेंगे। अब सिनेमा घर में वो पैसे नहीं फेंकेंगे ना वो पर्दे पर कि वो देख लिया और चलो जी। अब उसके अंदर क्या दिखा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, ये भी अब कंटेंट में आना चाहिए कि आप किस लिए दिखा रहे हैं, क्या चीज़ है, क्यों है। अब कारण सवाल पूछे जाते हैं आप, है ना, अब सवाल पूछने लगे हैं लोग, तो इसका फ़र्क पड़ रहा है। अब जैसा अगर लोग नहीं देखेंगे तो वैसा क्यों बनाएंगे वो, 1 2 3 4 5 सब कुछ मतलब फेल होता जाएगा उनका। वो क्या कहेंगे यार नहीं नहीं, अब लोगों को देखो, लोग देखना क्या चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, फिर वो उस हिसाब से चलेंगे। तो इसलिए इंडस्ट्री ना हमेशा उसी चीज़ को लेकर चलती है जहाँ बिजनेस होता है, जहाँ पैसा कमाया जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्म्स ऐसी भी हैं जो इन चीज़ों से ऊपर उठ के हैं, जो लोग ये नहीं देखते, वो अच्छी चीज़ें भी बना रहे हैं, भले ही पैसा कमाए या ना कमाए, बहुत सारे हैं। और उन्हीं की वजह से ये शायद बचा भी हुआ है अभी, है ना। तो इसीलिए ये कला के क्षेत्र में आता है, नहीं तो ये कब का बिजनेस हो चुका होता, अभी भी बचा हुआ है। तो बहुत सारे हैं इसमें। जैसे अभी हम विमेन के बारे में बात कर रहे थे, उनके कैरेक्टर्स की, तो इसमें एक चीज़ बड़ी प्राइमरली निकल के बाहर आती है, वो है कास्टिंग काउच। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेके, इस पूरी टर्म को लेके? ये तो चीज़ मैं मतलब इस पर क्या कहूँ मैं, ये इसको मैं नहीं कह सकता कुछ। ये कास्टिंग काउच वैसे ऐसा है नहीं, तो वही देखो, ये अपने ऊपर भी है। मैं हूँ, मैं अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मेरे अंदर कुछ है तो मैं अपनी कला के ज़रिए आगे बढ़ूँगा ना, मैं उसके लिए समझौते नहीं करूँगा। तो ये मुझ पर भी डिपेंड करता है। हर तरीके का आदमी आपको मिलेगा, हर तरीके के लोग मिलेंगे, आप किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं। आप अगर अपने आप को इतना सस्ता समझ रहे हैं, आप में कला के नाम पर कुछ नहीं है, आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ इसी ज़रिए से जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, क्योंकि उसमें कास्टिंग काउच में लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी इन्वॉल्व है, सब है, मतलब सबका ही। और आजकल तो एक तरह से देखा है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप मना कर दीजिए ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं कोई करेगा। मैं तो कहता हूँ ये पहली बात तो वो लोग गलत हैं जो इस तरीके के लोग हैं इस इंडस्ट्री में, जो इस तरीके से आपकी भावनाओं से खेलते हैं, बहुत गलत हैं वो लोग। वो मतलब बदनाम कर रहे हैं इस क्षेत्र को, इस कला जगत को। उन्होंने मतलब ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए था, उठना ही नहीं चाहिए था। उन लोगों की वजह से हो रहा है ये सब। मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों को या लड़कों को भी मना कर देना चाहिए, उन्हें ऐसे लोगों को उजागर करना चाहिए। लेकिन ये फिर हायरार्की में गिर नहीं जाएगा? क्या पता उनके पास मौका हो बहुत बड़ी पिक्चर में। नहीं देखो, मौके के लिए हम समझौते क्यों करें? मौके मिलेंगे, आपकी कला में इतना दम होगा तो मौके मिलेंगे दोस्त। आप कमज़ोर हैं तभी लोग दूसरे आपसे मौका उठा रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं मौके का। आपसे फ़ायदा तभी कोई उठाता है जब आप कमज़ोर होते हैं। आप अपनी चीज़ को पुख्ता कीजिए, मना कर दीजिए नहीं मुझे अगर करना होगा तो मैं अपने बूते पे मुझे जाना है। ऐसे लोगों को क्लियर करो और उनको लोगों के सामने लाओ। 2 दिन में ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये अंदर जो सब चीज़ें होती रहती हैं उसी की वजह से तो लोगों को बढ़ावा मिलता है। उन्हें पता है एक ने समझौता किया, दूसरे ने किया, तीसरे, चौथे को ज़बरदस्ती मतलब ऐसा कर देते हैं, उन लोगों को खून मुँह लग जाता है ऐसे गंदे लोगों को, है ना। तो वो फिर ऐसा मौका ही मत दो, उनको डर होना चाहिए। अगर मैंने किसी को ऐसा बोला भी
तो अभी ये चीज़ें सामने आ जाएंगी और मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। तो इसीलिए लोगों को करना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग बात माने, मत मानिए, गलत बात को बिल्कुल मत मानिए। तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि गलती अपनी भी होती है, वो तो है ही गलत, लेकिन गलत हम भी हैं अगर हम समझौता कर लेते हैं तो। मुझे अपॉर्चुनिटी के लिए किसी मतलब मैं ऐसा क्या है कि वहाँ पहुँचने के लिए मुझे अपने स्वाभिमान को ख़त्म करना पड़े, अपने अहम को ख़त्म करना पड़े, और अपने आप से मैं कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैं ऐसे करके ऊपर पहुंचता हूं तो। बॉलीवुड में ना एक टर्म भी बड़ा यूज़ होता है, खासकर मीडिया वाले तो बहुत यूज़ करते हैं, वो आपका ये है बॉलीवुड माफिया। एक बॉलीवुड माफिया है कोई जो सारी चीज़ें चला रहा है और सब उससे डरते हैं। ये तो हर जगह होता है, हर चीज़ में होता है। मैं सच में जानना चाहता हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाँ। जो कास्टिंग काउच वाली बात कही है ना आपने, ये कास्टिंग काउच सिर्फ हमारे ही इंडस्ट्री में नहीं, हाँ ये हर जगह है, ये हर क्षेत्र में है। आप कॉर्पोरेट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कॉर्पोरेट में एक मतलब आप कहीं भी आप जाएं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ मतलब लड़कियों को लेकर या फीमेल को लेकर लोग इस तरीके की हरकतें हर जगह हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बॉलीवुड माफिया के बारे में पूछा, क्या एक ऐसा एंटिटी एग्जिस्ट करता है बॉलीवुड में या एक हिंदी फिल्म? माफिया मतलब मैं समझा नहीं कुछ, किस चीज़ को लेकर? एक मीडिया ने इसको टर्म निकाला है कि बॉलीवुड का कोई एक ऐसा इंसान है या कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो सारी चीज़ें रन कर रहा है, और उसकी वजह से ही शायद आप जो बोल रहे कि लोगों को आगे आना चाहिए, वो शायद इस इंसान की वजह से आगे नहीं आ पा रहे या फिर रुक रहे हैं क्योंकि ये इंसान इन्वॉल्व है। माफिया मतलब ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड माफिया या कुछ कोई ऐसा बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको नहीं लगता जो बॉलीवुड में है, जो चीज़ें रन कर रहा है, जिससे सबको डर लगता है कि इस इंसान से हम भिड़ नहीं सकते? देखिए, हर चीज़ में मैं एक चीज़ मानता हूँ कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभावशाली आदमी रहता ही है ना, उसका प्रभाव तो पड़ता है उस क्षेत्र में। अब जैसे हम फिल्म्स को लें या इसको अपनी इंडस्ट्री को लेकर अगर चलें तो यहाँ भी हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं और उनका प्रभाव चलता भी है, पर इसको मतलब मैं ये कहूँगा कि वो माफिया टाइप का कुछ वो नहीं, लेकिन है तो सही, हर जगह होता है। बॉलीवुड में कौन है? बॉलीवुड में मैं अब ये तो मेरे साथ तो अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं, जो कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ मेरे साथ, तो मैं इसलिए मैं कह भी नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे कुछ वही बोलना चाहिए जो मेरे साथ हुआ। मतलब कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो इन बॉलीवुड सो कॉल्ड बॉलीवुड माफिया के साथ अटैच्ड है उनका करियर अपने आप बनता जा रहा है। देखिए, बोलने वाले लोग बोल रहे होंगे, अब जब तक मेरे साथ नहीं होगा ऐसा तब तक मैं भी शायद बोलने लगूँ। अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो जाए तो मैं भी शायद बोलने लगूँ नहीं ऐसा है ऐसा है। अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है। मुझे मेरे काम पर ही जुड़ने से ऐसा नहीं कि मैं वहाँ जाके उनसे बात कर रहा हूँ या मैं उनसे जुड़ा हूँ, या जिसे इसे साफ तौर पे वही कहा जाता है कि चमचागिरी करने वाला, जैसे मतलब आप उस लॉबी में हैं या उसमें हैं, तो ये ऐसा नहीं है। वो चीज़ें काम नहीं आती हैं, काम आती हैं एक्टिंग, आपका अभिनय, आपकी कला, क्योंकि एक बार आपको कोई अपनी फिल्म में मौका दे देगा, दूसरी बार भी दे देगा। अगर आप में कुछ नहीं है ना तो पब्लिक तो आपको बता देगी ना, बता देगी, उतार देगी, है ना। फिर वो जो बंदा है जो आपके लिए कर रहा है वो कब तक करेगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके अंदर कुछ होना बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड के पॉलिटिकल कनेक्शंस के बारे में थ्योरी तो हर जगह है कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे जिनके साथ कुछ बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के रिलेशंस थे, कुछ ऐसे लोग थे जाने माने जो कुछ जाने माने लोगों को, डॉन्स को जानते थे, अंडरग्राउंड के लोगों को जानते थे, एंड फिर उसी वजह से इकोनॉमिकली उनको कभी दिक्कतें नहीं आई उनकी मूवीज़ प्रोड्यूस या डायरेक्ट करने में। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस? देखो, पॉलिटिक्स से तो हर कोई प्रभावित रहता ही है। आजकल एक रेडी वाला भी बेचारा, वो भी
रूबरू होते ही है, वो भी 2-4 होता है। तो हर जगह हर क्षेत्र में पॉलिटिक्स तो है, हर जगह, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं जो बताऊं, पॉलिटिक्स का और कला का बहुत बड़ा साथ रहा है। कोई भी कला, पहले पता है क्या बोला जाता था? पहले बोला जाता था कि कोई भी कला राज आश्रय के बिना नहीं फलती फूलती, वो जिंदा रह ही नहीं सकते। राज आश्रय माने जब तक राजा का हाथ ना हो, जब तक राजा के एक तरह से उसके शेड, उसका आश्रय ना हो, तो यानी लेकिन हम तो राजा जो हाँ वही हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमें राजा क्यों चाहिए? राजा मतलब माने ये राजनीति, जो पॉलिटिक्स है राजनीति, आज भी मतलब उसका रूप बदल गया है। आज हम चुनते हैं, है ना, तो वो भी ऊपर जाके राजा ही तो होते हैं, वो लोग वो राज ही तो कर रहे हैं। तो बस इसमें यह है कि हमारे पास 5 साल बाद एक हथियार होता है कि हम वोट देके उसे चेंज करते हैं, वो भी छीन लिया जाता है बंदूकों के जोर पे, और वो गरीब आदमी को तो वोट भी नहीं डालने दिया जाता। तो आजकल सिर्फ उसका नाम बदल गया है, बाकी है सब कुछ वही। तो राजा ही है ना। आपको लगता है उसमें हमेशा कला, हम मतलब एक कलाकार के पास कोई दुकान नहीं होती, कोई वो समाज के लिए क्या कर रहा है, वो समाज के लिए सिर्फ एक तरह से उसको रिलैक्स दे रहा है ना। समाज के लिए एक डॉक्टर अपनी सेवाएं देता है, लोगों की जान बचाता है। एक इंजीनियर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी चीज़ें बनाता है, वो चीज़ें होती हैं। एक दुकानदार होता है, वो चीज़ बेचता है, लोगों को राशन वाशन से, मतलब हर कोई आदमी एक दूसरे समाज, हम एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे हैं ऐसे। लेकिन हम कलाकार क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? एंटरटेनमेंट। अब आप कोविड के टाइम पे, है ना, सबसे ज़्यादा वो लोग बेचारे मारे गए जो उनको माना ही नहीं गया था। सब लोगों को मुआवजे या वो सब चीज़ें मिली थी, उनके लिए सोचा गया था। लेकिन ये कलाकार बेचारा कहाँ जाए? वो सिर्फ क्या, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ होती हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, उन्हें ग्रांट्स मिलती हैं, उस पर चलते हैं। तो कलाकार, इसलिए माँ बाप यूँ कहते हैं ना, क्या बन रहे हो यार, ये क्या, तुम इससे क्या होगा, रोटी थोड़ी चल जाएगी इससे, बोलते हैं। या तो आप बहुत बड़े स्तर के बन जाएं कुछ, तब जाकर आपके पास पैसा आता है, नहीं तो स्ट्रगल ही चलता रहता है ज़िंदगी भर। रोटी तक के लिए पैसा नहीं होता कई कलाकारों के पास। तो बेचारे कैसे अपने आप को जीवन यापन कर रहे हैं। मुझे रोना आता है कई बार जब मैं देखता हूँ। मुंबई में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उन लोगों ने, वो क्या है कि वो अपने आप को दिखा भी नहीं पाते, किसी से मांग भी नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो वो आश्रय होना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स का, तो वो तो रहा ही है हमेशा। लेकिन ये जो आप जो कह रहे हैं, वो बड़े बड़े लोगों की अलग सी बातें हैं। वो यहाँ गरीब और अमीर वाली बात नहीं है कि किसी गरीब कलाकार को आश्रय मिलना पॉलिटिक्स का, वहाँ आश्रय मिलना कुछ और है। वो चीज़ें है, वो सब चीज़ें हैं, शुरू में रही भी हैं, पहले से रही हैं, कब पर इस पॉलिटिक्स की वजह से आपको लग रहा है कि आजकल प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवीज़ जो आ रही है वो ज़्यादा चल रही है? प्रोपेगेंडा मैं नहीं कहूँगा ये चीज़, क्योंकि ये मूवीज़ का जो कंटेंट है मेन वो होता है। अब उसको कहाँ और कब कैसे यूज़ किया जाए, वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। आप किसी भी कंटेंट या किसी भी स्टोरी को किस नज़रिए से देख रहे हैं और उसको कहाँ से जोड़ रहे हैं, तो वो किसी के लिए प्रोपेगेंडा है, किसी के लिए वो स्टोरी है, किसी के लिए कुछ सच्चाई है, या मतलब अलग अलग नज़रिए हो जाते हैं लोगों के। तो कब कहाँ किस वक्त किसी चीज़ को यूज़ किया गया उस पर डिपेंड करता है। तो अभी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ रियल स्टोरीज़ हैं, कुछ रियल स्टोरीज़ को बना के किया जाता है, कुछ उसके अंदर मतलब कुछ ना, अब इस पे मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा इस तरीके से, क्योंकि अलग अलग तरीके की शुरू पहले भी आते रही हैं फिल्म्स। अब कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि आइडियोलॉजी अलग अलग हो गई हैं।
लोगों की विचारधाराएं बदल गई। एक विचारधारा से अगर आप जुड़ते हैं तो दूसरी विचारधारा वाला आपको गलत कहने लगता है, तो आप न्यूट्रल तो रह ही नहीं सकते। न्यूट्रल रहने वाले को मतलब ऐसे ही समझा जाता है, तो मैं तो न्यूट्रल ही रहता हूँ ज़्यादातर। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी आइडियोलॉजी के साथ मैं जुड़ूँ। आइडियोलॉजी वो होती है जो आपको यहाँ से दिल से मतलब आप जिसे बहुत समझे कि हाँ ये मैं इससे प्रभावित हूँ, ये बहुत सच्ची बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है। क्योंकि आइडियोलॉजीज़ अलग अलग समय में टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं, और जो आइडियोलॉजी पहले थी जिसके साथ जुड़े लोग, वो बदल जाती है टाइम के साथ साथ, फिर उसका मकसद भी चेंज हो जाता है, वो आइडियोलॉजी रहती ही नहीं फिर वो। जैसे समाजवाद का कुछ और था, मार्क्सवाद का कुछ और रहा, और वो बदल गया। पहले बीच में जो नक्सल्स थे, वो नक्सल्स पहले किसी एक मकसद से बने, लेकिन धीरे धीरे मकसद ही बदल गया, अब वहाँ कुछ और हो गया। तो जैसे बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, आप देखेंगे कि एक टाइम पर उस समय वो ज़रूरी था, जब कार्ल मार्क्स के टाइम पे उस समय ज़रूरी था, वो आज के टाइम पे नहीं है वो चीज़, वैसी स्थितियाँ ही नहीं हैं। तो हम उसी आइडियोलॉजी को लेकर अब चलें। अब वो क्या पूंजीवाद, मार्क्सवाद, ये सब चीज़ों का अभी तक चल रहा है, जबकि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सब जगह बिजनेस और ये सब चल रहा है। अब आप वैसे नहीं रह सकते कि नहीं हम रशिया की तरह जैसे हुआ था पहले, समाजवाद, ये पूंजीवाद की तरफ जाना ही नहीं हमें। तो वो नहीं, अब आपको चलना पड़ेगा, अब आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब साइड लेना पड़ेगा। तो हाँ, नहीं, आइडियोलॉजी बदलती रहती है समय के हिसाब से। तो आज आप किसी एक चीज़ को लेकर अगर चलते हैं, जैसे मैं एक बात बताऊँ, जो नदी का पानी होता है ना, जो बहता है, एक होती है, हिंदी में कहते हैं उसे रूढ़ी। जो तालाब में पानी होता है वो सड़ जाता है, रूढ़ी यानी कि हम, एक होती है परंपरा, जो नदी का पानी होता है बहता जाता है, वो बदलती भी है। परंपरा मतलब हम चली आ रही हैं कुछ परंपराएं, अगर वो परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसे कुछ ये थी, एक जो चलता आ रहा है उसमें अगर बदलाव नहीं किया गया तो वो रूढ़ी हो जाएगी, यानी कि वो तालाब की तरह सड़ जाएगा पानी। तो हमें हर चीज़ में बदलाव करने बहुत ज़रूरी होते हैं समय के हिसाब से। जैसे पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा उस टाइम पे पता नहीं क्या ज़रूरत रही हो या क्या हुआ हो, लेकिन वो अगर आज भी उसको हम लेकर चलें तो क्या होगा, वो क्या कहा जाएगा उसे, एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी। हाँ, वो तो मतलब अब तो चेंज होना चाहिए ना चीज़ें बहुत सारी। पर लोग वापस तो आ रहे हैं वैसे। हाँ, मतलब लोग अब जैसे सनातन धर्म है, मैं खुद भी उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इवन तो सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लोग इतने ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं। इसको कहते हैं कि आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए दूसरे का पॉइंट जो वैलिड है उसको भी काट रहे हैं। नहीं, वो गलत है। सनातन धर्म नहीं है, सनातन एक दर्शन है, एक फिलोसफी है। और इसका तो मतलब पहली बात तो, सबसे बड़ी बात आफ्ताब, मैं ये कहना चाहूँगा कि आधे अधूरे ज्ञान के साथ लोग आते हैं। आपको पहली बात तो ज्ञान ही नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं ना, जब कि किसी भी चीज़ के बारे में हम तब तक बात ना करें जब तक कि हमें उसका ज्ञान ना हो। तो मैं भी बचता हूँ इस चीज़ से कि मैं तब तक उन चीज़ों के बारे में ना बोलूँ जो मुझे नहीं मालूम। आप लोगों को देखो, सोशल मीडिया पर इतना जो बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उनको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है तो आप सुनी सुनाई बात या व्हाट्सएप पर पढ़ी हुई बातें, या अरे खुद जानो, खुद समझो। पहली बात तो जो ये बोलते हैं किसी भी संप्रदाय को लेकर या किसी भी धर्म को लेकर, पहली बात उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं। बहुत सारे सनातनी भी मैंने देखे हैं जो बिना पढ़े ही बोल रहे हैं। वही लोग ऐसे बातें करते हैं जिनको नहीं पता। जिनको पता है वो नहीं करते, उनको पता है कि वो क्या है। मतलब सभी धर्मों की बात मैं कहूँगा कि कुरान है, कुरान को पूरा पढ़िए, और वो भी उस भाषा में पढ़िए जो जिसमें लिखा गया है। उसका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है।
मैं ये कहूँगा कि हिंदी में या किसी दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते समय उसका माइंड चलता है जो उसको कर रहा है, लिख रहा है, वो अपने हिसाब से समझ के डाल रहा है उसमें मीनिंग। रियल नहीं है वो, रियल मीनिंग उसका आप तभी समझ पाओगे जब आप उस भाषा को पढ़ेंगे, आप उसको समझेंगे। संस्कृत में सारे ग्रंथ हैं, सारे वेद हैं, आप संस्कृत भाषा को पहले समझो, पढ़ो, उसको सीखो, फिर उसके बाद वो वेद पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा। आपने हिंदी में जिसने लिखा उसने अपने हिसाब से लिख दिया, किसी पंडित ने, उसने उसका मीनिंग उसने कुछ और करके उसने वो लिख दिया। ऐसे कुरान में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसा कर दिया अपने हिसाब से। भाई लोगों को आप उनकी भाषा में उनके हिसाब से अपना मतलब व्यू डाल दिया उसमें, अपनी सोच डाल दी। ऐसी इसमें है जो वेद हैं, वेदों के बारे में उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है। अरे भाई जब मैं खुद पढ़ूं, आज के यूथ को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी संप्रदाय से, उसे अपनी उस किताबों को उनको पढ़ना चाहिए, अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, लोगों के कहने पे नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। शक्ति हाथ में आई है लोगों के कि इसके ज़रिए आप मेंटलिटी चेंज कर देते हैं लोगों की। ये एक बहुत बड़ा हथियार है, लोगों को समझना चाहिए इस चीज़ को। आप वही रहिए जो पुराने हैं, आप पहले समझिए, आप अपने विवेक से काम कीजिए, लोगों की बातों में ना आए, क्योंकि इंटरनेट पर ज़्यादातर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको अंदर आपके देश को और आपके खोखला कर रही है, आपके बीच में नफरत पैदा कर रही है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, हमें खुद अपने विवेक से काम लेना चाहिए। मेरा अगर मैं बिना जाने पहचाने कोई ऐसा काम कर देता हूँ जिससे मुझे बाद में पछताना पड़े, तो वो ऐसा काम से अच्छा है कि मैं सोच समझ के कदम उठाऊँ हर चीज़ पे। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार है, बहुत फ़ायदेमंद भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी शक्ति किसी गलत आदमी के हाथ में आ गई तो उसका दुरुपयोग होता है, अच्छे हाथों में आई तो उसका सदुपयोग होता है। बस यही है कि अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें गलत हाथों में हैं तो वो गलत तरीके से उसको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो वही है कि खुद सोचो, खुद समझो। मैं एक्चुअली आपसे कुछ बॉलीवुड के रिगार्डिंग, एक्चुअली आपके सीन्स के रिगार्डिंग पूछना चाहता था। जैसे वेब सीरीज़ में मैं पहले पूछना भूल गया, मिर्ज़ापुर को लेके आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ये एक यूथ की ना बहुत ही फेवरेट वेब सीरीज़ है, हर किसी को पता है इस बारे में। तो मिर्ज़ापुर का तो मैं शुरू में तो मैं करना नहीं चाहता था। रीज़न मतलब क्योंकि नहीं रीज़न ये था कि वेब सीरीज़ नहीं करना चाहता था मैं। वेब सीरीज़ मुझे समझ में नहीं आता था, उस समय मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या, और सिनेमा ही मैं कर रहा था। वेब सीरीज़ उस टाइम पर जब मिर्ज़ापुर आई फर्स्ट सेकंड में भी जब मुझे कहा गया तो कुछ ऐसी बात हुई थी, कुछ कारण हुआ था, मैं नहीं कर रहा था। फिर मेरे एक फ्रेंड है जो उसमें ईपी थे, ईपी क्यों, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। अच्छा, तो अब वो उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे कि श्रीकांत अच्छा कैरेक्टर। मैंने कहा यार उसमें कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, गालियाँ होती हैं, ये सब होता है। कह रहे नहीं इसमें नहीं, ऐसा नहीं है, तुम करो सही। तो मैंने कहा ठीक। फिर हुआ ये कि मिर्ज़ापुर जब मैंने किया तो एक अलग ही हमारा ट्रैक था। लिलीपुट सर थे और विजय वर्मा, वो मेरे भांजे बने थे, अलका अमीन जी मेरी सिस्टर बनती हैं उसमें। तो एक अलग हमारा वो चल रहा है, अलग एक ट्रैक है, वो उधर अलग है, इधर अलग है। तो एक मामा का कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारा सा, तो उसके कुछ डिज़ायर हैं, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, वो सब चीज़ें वो करना चाहता है। तो उसके ज़रिए वो भांजे के साथ मिलके अफीम का भी बिजनेस करने लगता है। तो ये सब चीज़ों को जब किया मैंने, तो एक अलग ही तरीके का एक्सपीरियंस रहा उसमें, वेब सीरीज़ में। क्योंकि फिल्मों में क्या होता है कि आपने एक तरह से उस समय वैसे ही कैरेक्टर्स चल रहे थे मेरे फिल्मों में, एक अलग
टाइप का कुछ हो जाता है। फिल्मों में क्या होता है कि आपको 2-1.5 घंटे की फिल्म होती है, उसमें बहुत ही कम मौका मिलता है करने के लिए। उसमें ये भी होता है कि टाइम बहुत कम होता है, सारा टाइम स्टार्स ही ले जाते हैं, मतलब जो लीड में होते हैं उन्हीं, साथ वाले जो होते हैं उनको कम ही टाइम मिल पाता है। तो उसमें भी वो लोग क्या करते हैं कि अरे अच्छा ये इस तरीके की उसमें किया था, तो ऐसे वाला कैरेक्टर फिर से तो वही कॉपी पेस्ट कर देते मिलने लगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अलग था, चेंज था। तो एक तो वो चेंज, दूसरा कुछ करने के लिए भी था। फिर वेब सीरीज में मुझे लगा कि यार इसमें तो टाइम मिलता है यार, इसमें तो अच्छा है, आप कैरेक्टर को अच्छी तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अच्छा खेल सकते हो। फिर तो मिर्ज़ापुर, पंचायत, तांडव, ब्रीथ इनटू द शैडो, उसमें तो बहुत ही खेला हम लोगों ने। वो उसमें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी मैं नॉमिनेट हुआ था, लास्ट 4 तक में। हम लोग, मैं, राहुल देव जी, रघुवीर यादव जी, और अपने जो सेकंड वाले जो मेरे प्रकाश थे, वो, तो हम चारों थे। तो ब्रीथ इनटू द शैडो का सेकंड, वो थर्ड कहेंगे उसे, लेकिन उस स्टोरी का सेकंड था वो भी किया, उसमें भी बहुत मज़ा आया। तो वेब सीरीज़ करने में ये फ़ायदा है, और एज एन एक्टर आप बहुत कुछ कर सकते हो। कभी ये क्राइम एंड वायलेंस जो आप ये जैसे मेजर सीरीज़ है, इसमें एक थीम है क्राइम एंड वायलेंस का, इससे कभी आपको इतना मोटिवेशन आया कि कभी ऐसे दिमाग में आया यार काश अगर ये एक लाइफ होती जो मैंने ली होती एज अ पुलिस कॉप या फिर एज अ मास्टरमाइंड क्रिमिनल? नहीं, लाइफ तो मैं सारी जी रहा हूँ एक्टिंग के ज़रिए। क्योंकि क्या होता है ना, आप सोचते हैं कि मैं ये बन जाता, वो बन जाता, तो आप एक ही बनेंगे ना। लाइफ में तो एक ही होगा। तो ये तो ज़रूर सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा है, मैं एक एक्टर बनाऊँ। माफिया बनता तो माफिया ही हो जाता ना, या फिर उस टाइप का। तो मैं एक एक्टर बनाऊँ जिसमें मैं माफिया भी बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर भी बन सकता हूँ, मैं एक क्लर्क भी बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो मैं सारी लाइफ जी रहा हूँ, और वो जीना ही होता है, आप उसमें जी रहे होते हैं, नकली नहीं होता। नकली मतलब बॉडी है ना हमारी, बॉडी को तो नहीं मालूम तुम एक्टिंग कर रहे हो। जब एक एक्टर रियल जब कुछ करता है अपने अंदर से, जब उसको फील करके जब करता है, तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे कि उस वक्त होता है। यानी आपके हार्मोन्स वैसे शुरू हो जाते हैं। आँखों में अगर आप रो रहे हैं तो आँखों से आंसू आएंगे ना, वो बॉडी अपना काम कर रही है। बॉडी को क्या पता ये एक्टिंग कर रहा है भाई। ये जैसे आपकी वेब सीरीज़ होती है मिर्ज़ापुर, तांडव जैसी, जो थोड़ी सी ऐसे वायलेंस और क्राइम वाली है, इसमें आपका एक वाइब क्या होता है सेट्स पे? क्या वाइब्स होती है, क्या वो चीज़ें होती है? मतलब मैं समझा नहीं। आपका जो एटमॉस्फेयर है उस सेट्स पे, जो आपकी ये वेब सीरीज़ है, अब इनका एक प्राइमरी थीम है, थीम एंड इसका क्राइम एंड वायलेंस का। वही मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ कि आप जब उसको फील करते हैं, वही मैं बता रहा हूँ कि बॉडी को नहीं पता कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आप बॉडी में वही प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, वही चीज़ें हो रही हैं। आप रो रहे हैं तो आपके टीयर्स, जो आंसू आ रहे हैं, तो वो हार्मोन्स वैसे ही बने। डरना है तो आप डर गए बिल्कुल। तो नकली होगा तो नकली दिख जाएगा, जो असली होता है आपको फील करना होता है। तो वही चीज़, आप कुछ भी कैरेक्टर आप करते हैं तो उसको फील करना पड़ता है। और वो फील करना आपको ऐसे नहीं आएगा कि आपने ऐसे ही फील कर लिया आउटर कि किसी को देखा था डरते हुए, या किसी को देखा था मरते हुए, डरते हुए, रोते हुए। उसमें देखने से आउटर से कुछ नहीं होता, आपको उस एहसास को जीना होगा। वो एहसास कैसे मिलेगा आपको? रियल लाइफ से। आप अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है एक्टिंग में। आप ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, चीज़ों को रिसर्च करते हैं। आप कहोगे कि मरने का कैसे एक्सपीरियंस होगा, है ना? कि मरे तो है नहीं, हम तो जिंदा है। तो जब मर रहे हैं तो उसको आप कैसे करेंगे? तो मरने में क्या होता है, उस पर हम लोग रिसर्च, मतलब मैं तो करता हूँ इस तरह कि मैं जैसे उस कई जगहों पर मैंने पढ़ा कि अगर गोली लगती है तो उससे कितने सेकंड्स में आपको पता चलता है क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। गोली लगी उसके बाद क्या हुआ अंदर, कितना टाइम लगा, कैसे हुआ,
वो एकदम से तो नहीं मर जाएगा ना, वो फील वो कैसे होगा, वो लगी उसको एहसास होगा कुछ लगा है, क्योंकि वो गोली लगती है तो एकदम नहीं पता चलता, अचानक जाएगी तक से तुम्हें लगता है झटका सा हल्का सा लगता है, फिर उसके बाद सारे शरीर के अंदर वो चीज़ें कट आउट होती हैं, मतलब अंदर जो भी कुछ हुआ अंदर से आपके माइंड से धीरे धीरे कट होता है, और वो कहाँ लगी है गोली उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ लगी तो ख़त्म, एकदम जाएगा, कुछ रिएक्शन नहीं। यहाँ लगी तो थोड़ा सा देखता है आदमी ये क्या हो, यहाँ लगी तो गया। कुछ चीज़ें कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है रिएक्ट का, कई जगह से जहाँ नहीं मिल पाता। अगर आपको यहाँ लगी और आप छत ऐसे करके माँ मैं सुनो उसे बुला दो, मेरे बच्चे को उसको बुला दो, मैं उससे मिला जाता हूँ, इतना टाइम नहीं है उसके पास। यहाँ लगी तो टक्स गया। आपने देखा होगा अभी एक शूट आउट हुआ था, हाँ हुआ था, यहाँ मारी थी गोली, क्या टाइम मिला था? बिल्कुल भी नहीं, गया इमीडिएटली एकदम। इन सब चीज़ों को हमें इस तरीके से हमें दूसरों चीज़ों पर रिसर्च करके ऐसी चीज़ों को जो हम नहीं कर सकते, एज एन एक्टर आपका ये काम है। आपको एक इंटेलिजेंट एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। एक्टर होना ठीक है कि आप एक इमोशनल एक्टर हैं बहुत अच्छे, लेकिन इंटेलिजेंट होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरीके से किस फीलिंग को कैसे लेंगे, आप कहाँ से लेंगे। जो आपके साथ गुजरे ही नहीं, जो चीज़ नहीं हुई है, वो आप कैसे लें दूसरों से, उसके बारे में पता करके। वो साइंटिफिक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको रिसर्च बता देती हैं कि कैसे बॉडी कैसे काम करती है। तो वो चीज़ें मरने वाला जो मैंने जो बताया तो रियल लगता है, फिर वो चीज़ें रियल होती हैं। वैसे ही आप अगर किसी के मरने का एहसास आपके अपने का, पड़ोसी का या दोस्त का या कोई, वो भी अलग अलग होता है ना। अब आप कोई दूर का कोई वो है कोई जिससे आप कभी मिले नहीं, वहाँ जाके दहाड़े मार के थोड़ी रोएंगे आप। और जब कोई आपका बिल्कुल अपना नज़दीकी होगा उस पर भी नहीं रोएंगे आप दहाड़े मार के। जैसे लोग कह मतलब आपको सदमा लगेगा उसका, है ना। तो वो एहसास कभी अगर आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, उसको रखना होता है, उसको अपने सबकॉन्शियस पर रखना होता है। वो होती है मेमोरीज होती हैं, मेमोरी ऑफ साउंड, मेमोरी ऑफ टेस्ट, मेमोरी ऑफ 6 सेंसेस होते हैं, ये 5 सेंसेस हैं, है ना। 5 सेंसेस जो हैं, जो इंद्रियां हैं, उनमें हम हर एक से एक मेमोरी जुड़ी हुई है। याद, स्मेल, टेस्ट, टच, विज़न, देखने का अपना। हम देखते हैं कहीं पे कुछ चीज़ तो वो एकदम से हमें ऐसा याद आता है, कुछ मेमोरीज आती हैं। कोई एक खुशबू हमने सुनी, अरे यार ये सालों पहले, वहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। तो एहसास जो होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, वो हमारे यहाँ रहती हैं। तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं एक्टिंग में। कुछ घटनाएं होती हैं ऐसी, अब मुझे एक्टिंग में उनको यूज़ करना है। अब आप उस समय आप अच्छे हैं, खुश, घर से निकले बहुत खुश हैं, आपको आपकी लॉटरी लग गई है और वहाँ जाके सेट पे आपको रोना, आपका कोई मर गया है, तो आपको अंदर तो वो फील नहीं है ना। आप तो अभी आए हैं हंसते बोलते, अभी वैनिटी से निकले, है ना। तो वहाँ पहुँच के क्या करना चाहिए, ऐसे करना है, तो थोड़ी देर बैठना पड़ता है अपने आप को, वो मेमोरीज, वो सब चीज़ें, उस एहसास को लाना होता है। किन एहसासों को लाते हैं आप? पर्सनल वही जो, हाँ पर्सनल, अपने आपके पर्सनल है, वही आप लेके आ पाएंगे ना अच्छी तरह से। आप किसी दूसरे के एहसास को नहीं लेके आ सकते। दूसरा तो आपके एहसास को फील करेगा, उस तक आप पहुंचा रहे हैं ना, दर्शक तक। तो जब तक आप अपना आपके ऊपर नहीं बीती, उसको नहीं आप लेकर आएंगे तो वो रियल नहीं होगा। हाँ, जैसे मैंने मरने वाली बात कही या
वो वाली बात की, वो तो नहीं बीती है, लेकिन उसको अलग तरीके से हम लोग लेकर आते हैं। उस पर रिसर्च होती है, उस पर काम होता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। वैसे तो ज़्यादातर फीलिंग्स तो वही होती है जो हमारे साथ बीत चुका होता है, प्यार का, बिछड़ने का, वो सब चीज़ें बहुत रियल हो जाती हैं। और जब आप, मैं एक चीज़ करता था कि जब मेरी मतलब शादी नहीं हुई थी, तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें पत्नी के साथ बातचीत या वो रिलेशनशिप, वो इतना पता ही नहीं था इतना ज़्यादा, तो आउटर सा ही हो जाता था सब चीज़ें। शादी के बाद तो बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हाँ किस तरीके से एक रिलेशन डेवलप होता है पति पत्नी के बीच, कितना पवित्र होता है, कि सिर्फ एक फीमेल मेल वाला नहीं होता, बाकी बहुत आत्मा भी जुड़ती हैं, और किस तरीके से केयर करते हैं आप एक दूसरे को लेकर, लड़ते भी हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं, जुड़ाव होता है एक बहुत। फिर बच्चों के बारे में, बच्चों की फीलिंग्स, तो वो सब चीज़ें जब आप अब करना बहुत आसान है। अब वो अगर कैरेक्टर्स मुझे करने होते हैं तो फील कि हाँ किसी बच्चे के लिए आप एक बाप हैं, वो बाप वाली फीलिंग्स, वो पति वाली फीलिंग्स, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें, एहसास हैं जो आपको लेने हैं तो इसी ज़िंदगी से लेने। एक्सपीरियंस, जितने भी एक्टर्स हैं, आपने देखा होगा कि एक कलाकार, एक एक्टर या कोई भी कलाकार वक्त के साथ साथ और निखरता जाता है, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसे और निखारता है, तो और अच्छा होता जाएगा, और अच्छा होता जाएगा। वक्त मतलब इसीलिए कहते हैं कोई भी काम आपको, मतलब वक्त जो होता है आपको निखारता है। आप उसमें वक्त लगाइए, अपने आप को और सिद्ध कीजिए। एक्टर, जितना आप अपने काम को टाइम देंगे, जितना टाइम देंगे, जितना आप ज़िंदगी के एहसास या ज़िंदगी के तजुर्बे आपको मिलेंगे, आपकी एक्टिंग में भी उतना ही सुधार आएगा, उतना ही। लेकिन शर्त है कि आप उनको संजो के रखें, उन एहसासात को संजो के रखो अपने सबकॉन्शियस में, अपने झोले में रखो, कि जब जिसकी ज़रूरत है निकाल लिया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक एक्टर थोड़ा सेल्फिश भी होता है। हम उस समय उनको संजोने में लगे होते हैं, जबकि वहाँ पे लोग भावुक हो रहे होते हैं, कहीं कोई मरा तो देखने लगते हैं, अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसा एहसास हो रहा है, मैं इसको कैसे फील कर रहा हूँ। तो वो भी होता है, करना ज़रूरी, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल मिल रहा है आपको। आप उस वहाँ देखिए, उस रियल उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर रखिए। तो ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक अब तो हम बिल्कुल एंड में आ गए कन्वर्सेशन के। एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत ही फ़िलोसफिकल क्वेश्चन हो सकता है वैसे ही, और बहुत ही ब्रॉड भी हो सकता है। टैलेंट, आपका टैलेंट हो गया, आपका स्किल हो गया, एक ये आ गया, एक आपका हार्डवर्क, और तीसरा आपकी डेस्टिनी। 3 चीज़ें होती है एक इंडिविजुअल में जो ढूंढता है इंसान। बिल्कुल। आपके हिसाब से वो मंजिल तक पहुंचने के लिए आर्टिस्टिक, एकदम आर्टिस्टिक मंजिल हो अगर, या ज़िंदगी में और भी कुछ हो, वो आपके ऊपर, अगर आप उसे भी इसमें लाना चाहते हैं, क्या है वो? क्या वो ये 3 चीज़ें हैं या इसके अलावा भी कुछ हो रहा है? नहीं, आप पहली बात तो आप चाहते क्या हैं, आपका मकसद क्या है, ये चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रसिद्धि चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, नाम चाहते हैं ना, तो उसमें तो ये तीनों चीज़ें काम करेंगे। उसमें आपकी किस्मत, आपका हार्डवर्क है ना, ये सब काम करेगा। वो किस्मत नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। टैलेंट नहीं होगा, किस्मत से आपको प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो 1-2 फिल्मों के बाद ये ख़त्म हो गए, लोगों ने नकार दिया आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर, जैसे वो फक्कड़ वाली बात होती है ना, जो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फकीर वाली बात, कि ये यश, पैसा, ये सब चीज़ें
बेकार की है, मैं अपने काम में मैं लगा हुआ हूँ। तो कई बार क्या होता है, वो दुनियादारी में अगर आप रहते हैं तो ये सब चीज़ें आती हैं आपके मन में। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो दुनिया से कट जाते हैं, है ना। तो वो लोग प्योर आर्टिस्ट होते हैं, जो उनको ना पैसा चाहिए ना कुछ, बस अपनी आर्ट को लेकर चले। लेकिन आर्ट का मतलब ये भी है कि खाली अकेले तो आप किसी पहाड़ों में, आर्ट को तो लोगों तक दिखाना भी है ना आपको, एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना आपको। तो इसके लिए आप भूल जाइए सब चीज़ें, आप इस तरफ ध्यान ही मत दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ कि डेस्टिनी आपका, बस टैलेंट पे ध्यान दीजिए आप। ये आपके हाथ में नहीं है कि किस्मत तो जो ऊपर वाले ने दी है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, अपने टैलेंट को निखार सकते हो। टैलेंट भी आपके हाथ में नहीं है, वो टैलेंट भी ऊपर वाले ने दिया है आपको। आप सिर्फ एक हार्ड वर्क कर सकते हो, है ना, मेहनत से, ईमानदारी से। तो उस पर ध्यान देना चाहिए आदमी को। वो ये ना ध्यान दे कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है। कुछ नहीं। आज क्या अचानक कोई एक नया वायरस आ गया तो क्या होगा, तुरंत लोग एकदम घरों में बंद हो गए थे, सब खत्म हो गया था। उसने बता दिया कि कुछ नहीं है, कल का कुछ नहीं मालूम। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, अभी आज प्रेजेंट में आप जिए। आपने आज क्या किया, अपने काम के लिए क्या किया, अपनी कला के लिए क्या किया, कितना हार्ड वर्क किया, कितनी मेहनत से किया, कितनी ईमानदारी से किया। किस्मत उसने लिखी है, जो होगा सो होगा। उसमें हंस के, जैसे हो वैसे हंस के, थिएटर नाटक करें, नाटक कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। हो सकता है कोई नाटक देखने शायद अचानक कोई आ जाए, कोई एक भी आदमी अगर आ गया, किसी ने भी देख लिया, और वो बाई चांस, कभी कभी कई बार क्या होता है कि आपके काम के ऊपर होती हैं बातें। आपने अगर ये सोच लिया कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा काम कर रहा हूँ या बड़ा काम कर रहा हूँ, या ये क्या कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा, तो इसे मत सोचिए, आप करते जाइए। आपको कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भी एक रंगमंच ही है? तो मतलब एकदम आप, जैसे मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ जो एक्टिंग है इन सब चीज़ों में नहीं है, लेकिन आप है, आप एक एक्टर है, आप वो साइड, आप वो स्विच चेंज करते हैं अपना, आप एक एक्टर बनते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल से। तो आपको कैसा लगता है ये जो हमारा एक शिफ्ट होता है एकदम से? इस ज़िंदगी को हम रंगमंच से ही जोड़ेंगे, एक्टर से ही, एक्टिंग से ही, क्योंकि सभी लोग, मैं तो इस चीज़ को एक इस तरीके से भी डिस्क्राइब करूँगा कि हम लोग जो हैं, पूरी दुनिया जो है एक नाटक कर रही है। उस नाटक की स्क्रिप्ट आपके पास नहीं है, वो स्क्रिप्ट है उस डायरेक्टर के पास ऊपर। वो डेली आपको एक डायलॉग्स दिए जाते हैं, आप उसको बोलते हैं, अपना काम करते हैं, अपना रात को सोते हैं, सुबह फिर आपको एक स्क्रिप्ट मिलती, छोटी सी एक पन्ना, कि आज का ये है। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब आपको, मतलब प्रेजेंट में सब चीज़ें दी जाती हैं। हो सकता है कि वो जो प्राउंटिंग होती थी ना पहले रामलीलाओं में, उधर से डायलॉग्स बोले जाते थे, इधर से वो आगे वो बोलता था, वैसे ही हो रहा है। वो ऊपर से डायलॉग दिए जा रहा है, आप बोलते जा रहे हो, दिए जा रहा है, बोलते जा रहे हो। एक दिन सुबह आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं आई, कोई डायलॉग नहीं आया, जयराम जी के ऊपर आने का बुलावा आ गया, डायरेक्टर से मिलने का वक्त। बस आप नाटक कर रहे हो, सारे डायलॉग्स वो बुलवा रहा है, आप बोले जा रहे हो। आप ये मत सोचो, आप ये सोच के बैठ जा रहे यार अभी तो मैं बहुत बड़ा कैरेक्टर है मेरा, दूसरे दिन ही हो सकता है वो चलो जी दूसरा एक्टर है ना। तो इसीलिए ये रंगमंच ही है, जो दुनिया है ये रंगमंच है। आज को जियो। ये लोग सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए ये कर दूँ, अपने लिए ये कर दूँ। यार इतने दिन इतने पैसे देने, बैंक वाले नहीं बोलते सर आप इतना पैसा आप जमा कीजिए, आपको 100 साल तक की पेंशन मिलेगी, और आप इतना ये 20 साल बाद आपको 35 लाख 40 लाख 50 लाख। अरे भाई किसने सोचा है 20 साल? मैं कल क्या है मेरे पास, आज क्या है, कल का भी नहीं पता,
आज क्या है, अभी क्या है, अभी मैं हंस रहा हूँ, खुश हूँ, बस वो देखो अभी मेरी स्थिति क्या है, अभी को जी लो, अभी को अच्छा जियो। अगर जिम में पैसे नहीं तो खुश रहो यार, क्या है, भूख लग रही है, चलो यार कुछ कहीं ना कहीं से कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो आप ये मत सोचो यार कल के लिए मुझे रखना है, अभी जो है उसको जी लो, वो आनंद, बस ख़त्म बात। बाकी आप नहीं सोच सकते कि आगे क्या होना है, आप कोई निर्धारित नहीं करते, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन वो प्लानिंग इस तरीके से नहीं कि सब कुछ उसमें आप अपना अभी ख़त्म कर दो। प्लानिंग करो, सब चीज़ें करो, सब होना चाहिए, लेकिन इस कीमत पे नहीं कि मैं अपने आज को बर्बाद कर दूं। कई लोग होते हैं ना, जैसे जवानी पूरी बर्बाद हो गई, पूरा वो वक्त चला गया, आप किस चीज़ में लगे रहे, पैसा कमाने, पैसा कमाने, पैसा कमाने। आपने बहुत सारे मकान बना लिए, पैसे कमा लिए, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही आप, अब आपका वक्त नहीं है ना, कोई दोस्त कह रहा है यार चल रहा है नैनीताल या कहीं भी, यार वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं ये करना है, वो करना है, मेरा ये आज ये मीटिंग है, आज वो मीटिंग है। आप अपने उस वक्त को यूज़ ही नहीं कर रहे, होता जा रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। फिर लास्ट में क्या होता है, जब आप थोड़ा बैठते हैं, अरे यार इतना सब कुछ हो गया, अब कमा लिया बहुत कुछ, करोड़ों अरबों रुपया, अचानक पता चला आपको डायबिटीज़ है, आप कुछ खा नहीं सकते मीठा, अब क्या घुटनों में दर्द हो रहा है, आप पहाड़ नहीं चढ़ सकते, आप जवानी में जा सकते थे जब दोस्त बोल रहे थे चल यार, तो वो नहीं जा सकते, आंखों पे चश्मा लग गया और दांत जवाब दे रहे हैं, कुछ खा नहीं सकते, शरीर ख़त्म होने को आ रहा है, अब क्या एंजॉय करोगे आप, क्या करोगे? फिर कहोगे अरे यार मैं तो बस पूरी ज़िंदगी में इसी में लगा रहा, इकट्ठा करने में। इसके ऊपर सर रील बन सकती है, उन दोस्तों को जानी चाहिए जो दोस्त ये ग्रुप ट्रिप का आइडिया रिजेक्ट कर देते बिल्कुल बिल्कुल, और उनको ये सोचना चाहिए कि अभी जो हो रहा है इसको जी लो मस्ती से, क्योंकि फिर बाद में नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और वही चीज़ देखो ना, सब किसके लिए जोड़ रहे होते हैं हम अपने वो कहते नहीं कि कफन में जेब नहीं होती, आप कुछ नहीं ले आ सकते यहाँ से, मतलब आप क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भाई आप कौन हैं, आप किसी को करने वाले कुछ नहीं हैं, आप तो सिर्फ एक ज़रिया हैं। लेकिन पहले लोग बोलते थे, पता है क्या, मेरे फादर ही बोलते थे कि एक कहावत थी कि पूत कपूत को काहे धन जोड़े, और पूत सपूत को काहे धन जोड़े, यानी आप धन जोड़ते हैं बच्चों के लिए, है ना, तो अगर बच्चा सपूत है यानी अच्छा है तो वो उसके लिए जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपने आप कर लेगा। और अगर बच्चा कपूत है यानी कि वो गलत है तो वो तो बिगाड़ देगा, जितना भी आपने कमाया वो सब बर्बाद कर देगा, तो उसके लिए भी काहे धन जोड़ रहे हो। तो धन मत जोड़ो, आप जोड़ने मत लगे रहो, आपका मकसद ये नहीं है, मकसद जो है उसे समझो। पहली बात एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, अपना मनन, जो मेरे को अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है, मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का। वो कैसे रियलाइज वो होगा? अपने आप पता चलता है। आप थोड़ा सा अपने आप को, अगर ये थोड़ा इसको आध्यात्मिक उसमें, मैं आज तो मेरे ख्याल से शायद हमारी बातें भी आध्यात्मिक ज़्यादा हुई हैं और एक्टिंग है उसको लेकर इतनी नहीं हुई बहुत ज़्यादा, वो भी एक्टिंग में भी अध्यात्म हमने यूज़ किया है और ये ज़रूरी भी है। अध्यात्म तो है ही हर जगह, अध्यात्म से आप कहीं अछूते नहीं रह सकते, दूर नहीं जा सकते। वो तो बाकी ये है कि क्या कहते हैं हम, मैं भी अध्यात्म के बारे में बात नहीं, इससे पहले जो बात हुई थी हमारी, एक वो आइडिया, उसका आइडिया के बारे में बात हो रही थी। बेसिकली हमारे एक मैसेज जो था कि टैलेंट, स्किल हाँ, और डेस्टिनी।
हाँ, तो मैं उसी ऊपर दोबारा से आता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घूम गया कि इसमें वही इसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि आप डेस्टिनी के बारे में सोचो में, जो आपके हाथ में नहीं, जो आपके हाथ में है आप वो करो। आप अपने काम को ईमानदारी से, मेहनत से किए जाओ, फल मिल जाएगा आराम से। वो जब मिलना होगा, नहीं मिलना होगा तो कितने भी घोड़े खोल लो, नहीं मिलेगा। और अगर मिलना होगा तो चाहे आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, कहीं से भी आपको उठा के ले जाएंगे, आइए सर आप आइए, मतलब वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जैसे मणि होती ना, एक मणि होती है सांप के, उस मणि की रोशनी इतनी होती है कि वो उसे छिपा नहीं सकते आप। तो जो रोशनी होती है वो छिपती नहीं है, फाड़ के निकल आती है। वो वैसी एक कला होती है, कलाकार की जो कला होती है ना। कलाकार कई लोग होते हैं जो अपने आप को कहते हैं अरे यार मैंने ये किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप कुछ नहीं हो, मेन कला होती है, उसे निखारो। इंसान कुछ नहीं है, इज्जत कला की है। आप मेरी श्रीकांत की इज्जत नहीं, मेरी कला की इज्जत करेंगे आप मुझे यहाँ अगर बुलाया तो आपने मेरी कला के कारण आपने बुलाया। मैं अगर श्रीकांत होता खाली तो नहीं आता। तो एक इंसान जो होता है वो अपनी इन खासियत जो होती है, जैसे कोई आप कलाकार हैं तो आपकी खासियत कला है आपकी, या आप कुछ और काम करते हैं तो वो डॉक्टर है तो डॉक्टर की वो एक वो हुनर है उसका, वो उसकी वजह से आप उसका सम्मान आप करते हैं, है ना। एक इंजीनियर है, उसका अपना एक काम है, तो अपनी उस काम को, उसको इज्जत दो, उसको प्यार करो और उसको निखारो, तो आपकी इज्जत हर चीज़ आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये। एंड सर मेरे भी इतनी ही चीज़ें थी जो मैं आपसे पूछना चाहता था। हाँ, मुझे भी अब रियलाइज़ हो रहा है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी के अराउंड ही हमारी कन्वर्सेशन गई है। नहीं होना भी चाहिए। ये अलग ही तरीके का इंटरव्यू रहा है मेरा। इससे पहले तो हमने अपने दूसरी और चीज़ों के लिए बातचीत की। ठीक है, होना चाहिए, अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए। बट एनीवे मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी मज़ा आया हो। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अलग बातें हुई हैं और ऐसी बातें हुई हैं जो मैंने भी अभी तक शायद स्क्रीन पे तो नहीं की हैं। एनीवे सर, पूरी टीम एपी पॉडकास्ट की तरफ से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आप सब लोगों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बुला के यहाँ ये सम्मान दिया आप लोगों ने। थैंक यू। थैंक यू।